हाय बच्चा बाड़ी, दिस इज ये एजुकेटर शुभम पाठक और आज करने वाले हैं हम फुल ज्योग्राफी रिवीजन आपके टर्म 2 एसएसटी के एग्जाम के लिए। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी पढ़ने वाले हैं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी पढ़ने वाले हैं और इन दोनों चैप्टर के मैप्स के साथ साथ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मैप्स भी करने वाले हैं। आज के लेक्चर में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर क्लास 10 टर्म 2 ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी के साथ मैं बता दूं ऐसे और भी सेशंस आने वाले हैं। ज्योग्राफी का मैराथन है आज ही दोपहर में 4 बजे, 3:30-4 बजे हिस्ट्री का भी आने वाला है, फिर इको का आएगा, फिर सिविक्स का आएगा। तो 4 सेशंस के अंदर मैं आपकी पूरी एसएसटी रिवाइज कराने वाली हूँ विद क्वेश्चन, विद मैप्स, विद वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इन सेशंस को आप हाई स्पीड पे देख सकते हो जब आप अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हो। Let's get started without wasting any further time. Manufacturing industries. What are manufacturing industries? They are nothing but the organization where raw material is processed into finished products, and those finished products we use for our problem solving. ये डेफिनेशन मैंने अभी बैठे बैठे बनाई है। आप खुद सोचो, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में क्या होता है? रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल से कुछ वैल्यूबल बनता है, वो वैल्यूबल हमारे काम आता है और इन्हीं जगहों को जहां ये वैल्यूबल चीजें बनती हैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलो, फैक्ट्रीज बोलो, इंडस्ट्रीज बोलो, एक ही बात है। ये हर देश के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारा देश भी कोई अनोखा नहीं है। हमारे देश के लिए बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, नॉट अ डेवलप्ड नेशन। अभी भी हम डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, और इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आ जाता होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहाँ आपको 6 पॉइंट्स दे रही हूँ, इसमें से 4 पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, 2 मैं आपको अलग से दे रही हूँ। बाई चांस 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये 6 के 6 पॉइंट्स लिख सकते हो। पहला पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करते हैं। आपको पता है एग्रीकल्चर 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो ट्रेडिशनल तरीके से करो, या जिसमें आप केमिकल यूज नहीं कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे हो, मन्योर का इस्तेमाल कर रहे हो, रेनफॉल पे डिपेंड हो रहे हो, है ना, या फिर एग्रीकल्चर को आप फुल टू मॉडर्नाइज तरीके से करो, जिसमें केमिकल्स भी यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी यूज कर रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल्स, ये कहां से आएंगे? ये फैक्ट्रीज से आएंगे। तो इन अ वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मशीन्स प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंपॉर्टेंट टूल्स प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, केमिकल और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर को ओवरऑल मॉडर्नाइज बनाती हैं। दूसरा पॉइंट, इराडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर आप फैक्ट्री में काम करोगे तो पैसे कमाओगे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होने के साथ साथ आपके घर में पैसे आ रहे हैं तो आपका सर्वाइवल जो है अच्छा चलता रहेगा, तो आप गरीब भी नहीं रहोगे, आप भुखमरी में भी नहीं रहोगे। तो हंगर भी इराडिकेट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इराडिकेट हो रही है और पॉवर्टी भी इराडिकेट हो रही है। जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी उतनी ज्यादा जॉब होगी, उतनी कम देश में क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी होगी। अब चौथा पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब किसी फॉरेन कंट्री को कुछ दे के उससे बदले में पैसा लेना। तो फॉरेन एक्सचेंज तब होता है जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाती हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अपने देश में भी काम आते हैं और बच भी जाते हैं ताकि हम बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो जब हम बाकी देशों को अपने सामान एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का सामान है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बनाए हुए फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो हमारे देश का पैसा बढ़ता जाता है एक्सपोर्ट्स के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट आती है। ऑब्वियसली जब देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, हंगर खत्म हो जाएगी, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो जाएगा, लोग खुश रहेंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो देश क्या करेगा? देश उन्नति करेगा, यानी कि देश इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगेगा। लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग स्टेट्स। आप जानते हो कि इंडिया की हर स्टेट फुल टू डेवलप नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा डेवलप हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो कम डेवलप हैं। जो कम डेवलप वाली स्टेट्स हैं, अगर वहां हम लोगों का भला करना चाहते हैं तो ऑल वी हैव टू डू इज टू सिचुएट आ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देयर। जितनी इंडस्ट्रीज आप उन स्टेट्स में, उन प्रांत में लगाओगे, उतने ज्यादा लोगों का भला होगा और उतना वो जो स्टेट है डेवलप होगा। तो अगर स्टेट्स के बीच में कुछ भी डिस्पैरिटी है, कुछ भी कमी है, कोई स्टेट ज्यादा डेवलप है, कोई स्टेट कम डेवलप है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लगा के दोनों को समान लेवल पे लाया जा सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, जिस पे 2 मार्क का क्वेश्चन बनता होता है।
ये पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत बार आएगा इस चैप्टर में, तो मैं एमआई लिख रही हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी। तो ऐसा हुआ है कि पिछले 2 डेकेड में, यानी कि पिछले 20 सालों में जितना होना चाहिए था कंट्रीब्यूशन हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, उतना हुआ नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, यानी कि एनएमसीसी का निर्माण किया था देश में, ताकि हम ट्रैक कर पाएं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं देश की इकोनॉमी में, और उनकी ग्रोथ पे हम काम कर सकें। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएमसीसी। वी हैड डन इट ताकि इंडिया भी बाकी एशियन कंट्रीज के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा पाए। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसमें रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, रट्टा मत मारो। आप खुद सोचो, अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास लैंड है, आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो आप किन चीजों का ध्यान रखोगे? आप उन्हीं चीजों का ध्यान रखोगे जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए, जिससे आपका खर्चा कम हो पाए। जितना आपका खर्चा कम होगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन इन्हीं सारी चीजों को देख के लगाई जाती है, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो। ये वो कारण होते हैं जिनकी बदौलत आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। रॉ मटेरियल, बच्चा रॉ मटेरियल जितना आपकी फैक्ट्री के पास होगा और जितना अच्छी क्वालिटी और जितना सस्ता मिलेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उतना ही कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली अगर रॉ मटेरियल आपका बल्कि है ना, तो ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसे लग जाते हैं। जैसे कि शुगर केन, गन्ना मंगाने में बहुत पैसे लग जाते हैं। तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री के पास होना चाहिए, चीप होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेबर, लेबर 2 तरीके की होती है। कई फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। भाई आप साड़ी बनवाना चाह रहे हो, तो साड़ी बनाना हर किसी की बात नहीं है। साड़ी में जरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये जो भी होता है कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, ये सबके बस की बात नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। लेकिन अगर आपका जैसे सीमेंट इंडस्ट्री का काम है, तो वहां पे कुछ ऐसा लेबर वर्क होगा जो अनस्किल्ड वर्कर को भी आप जल्दी से सिखा के करवा पाओगे। तो लेबर दोनों तरीके की फैक्ट्रीज में जरूरी होती है, स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए। एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि लेबर कम से कम पैसा ले एज अ फैक्ट्री ओनर, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो ऐसी जगह फैक्ट्री लगाना जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है या थोड़ी बहुत गरीबी है और वहां पे लेबर इजीली अवेलेबल है, आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। पावर सप्लाई, अगर इंटरप्टेड पावर सप्लाई है, मतलब ऐसी जगह आपकी फैक्ट्री है जहां पे बहुत बिजली जाती है, तो आपका जनरेटर के तेल को भरते भरते ही सारा खर्चा जो है खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है ऐसी जगह फैक्ट्री लगाइए जहां पे पावर सप्लाई थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की आती है, बीच बीच में ब्रेक नहीं लेती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल का मतलब पैसा। अगर कहीं ऐसी जगह फैक्ट्री लगा रहे हो जहां पे कोई बैंक ही नहीं है, तो फिर वहां से लोन कैसे लोगे? तो ऐसी जगह फैक्ट्री लगती है जहां पे लोन लेने की प्रक्रिया इजी हो, अच्छे खासे बैंक्स अवेलेबल हो, अच्छे खासे इन्वेस्टर्स अवेलेबल हो। तभी तो आप देखते हो ना कि सारे स्टार्टअप इंडिया के कहाँ खुलते हैं, बैंगलोर में खुलते हैं, क्योंकि बैंगलोर में ही सारे इन्वेस्टर्स भी बैठे हुए हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले लोग। तो लोगों को लगता है यार बैंगलोर में ही अगर खोलेंगे स्टार्टअप, तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टर्स पास में ही मिल जाएंगे, हमारी नेटवर्किंग भी हो जाएगी। तो फैक्ट्रीज का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, आप वहां फैक्ट्री लगाना चाहोगे जहां पे आपको कैपिटल इजीली अवेलेबल हो। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, अब आपका फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तभी तो बिकेगा ना। लेकिन अगर आपका मार्केट आपकी फैक्ट्री से बहुत दूर है, तो अगेन आपकी कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बढ़ेगी, आपकी ट्रांसपोर्ट में पैसे जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपका रॉ मटेरियल भी फैक्ट्री के पास ही मिल जाए और मार्केट भी थोड़े आसपास में ही मिल जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पानी की जरूरत ना पड़ती हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप फैक्ट्री में जो लेबर काम करेगी उसको तो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर चाहिए ना। तो लेबर की फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत से लेके फैक्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस में पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वी ऑलवेज वांट कि जहां पे फैक्ट्री लगाएं वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से पहले एक और चीज बता देती हूं मैं यहाँ पे, वो है एग्लोमेरेशन इकोनॉमी।
देखो, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चा कि एग्लोमेरेशन का मतलब होता है गट्ठर बनाना, एक इकट्ठा किए हुए सामान को एग्लोमेरेट बोलते हो। इकोनॉमी का मतलब है जहां पे पैसा इकट्ठा होता है, तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमी का मतलब है ऐसी जगह जहां पे फैक्ट्री ज्यादा मात्रा में लगती हैं। क्या होता है ना, जहां एक बड़ी सी फैक्ट्री लग जाती है ना, वहां पे धीरे धीरे चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। मान लो आप बैंक हो, तो बैंक अपनी ब्रांच भी वहां खोलना चाहेगा जहां पे एक अच्छी फैक्ट्री लगी हो, क्योंकि वो फैक्ट्री को लोन देगा, उसका पैसा बढ़ेगा। अगर कोई अच्छी सी फैक्ट्री लगी हुई है और उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, 4,000 5,000 वर्कर काम करते हैं, लेकिन आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, तो वहां पे कोई स्कूल अपनी ब्रांच भी खोलना चाहेगा कि भाई वो सारे बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, हमारा फायदा होगा, वो वाली ब्रांच हिट हो जाएगी। वहां पे मॉल भी खुलना चाहेगा, वहां पे मार्केट भी बसनी चाहेगी, क्योंकि फैक्ट्री में इतने सारे लोग हैं और वहां पे ऑलरेडी कुछ है नहीं, राइट। तो ऐसी जगह है जहां पे अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज लग जाती हैं, वो एक्चुअली अट्रैक्शन बन जाती हैं बाकी सारी फैक्ट्रीज का। इसीलिए आप देखते हो कि फरीदाबाद, हिमाचल में बद्दी, ऐसे जो टाउन्स हैं उन्हें एग्लोमेरेट इकोनॉमीज बोला जाता है, एग्लोमेरेट अर्बन सेंटर्स बोला जाता है, क्योंकि वहां पे एक फैक्ट्रीज के लगने की वजह से इतनी ज्यादा अर्बन फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं कि वहां पे बाकी फैक्ट्रीज भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। अगेन आप इसमें बैंगलोर के स्टार्टअप हब होने का एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में रख सकते हो। बैंगलोर में एक स्टार्टअप नहीं है, बैंगलोर में हजारों करोड़ों स्टार्टअप है, हर गली गली कोई ना कोई स्टार्टअप खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर्स भी अवेलेबल है, वहां पे अर्बन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, वहां पे वो माहौल अवेलेबल है जो आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज आर नथिंग बट द अर्बन सेंटर्स, जहां पे अर्बन फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, एंड दैट अट्रैक्ट्स मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू गो देयर एंड फॉर्म अ फैक्ट्री, राइट। अब चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। अब इंडस्ट्रीज तो बहुत तरीके की होती हैं, तो उन्हें अलग अलग तरीकों से हम उन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ रोल। ऑन द बेसिस ऑफ रोल मतलब वो क्या रोल प्ले कर रही हैं सोसाइटी में। एक होती है बेसिक इंडस्ट्री बच्चा, बेसिक इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री होती है, देखो इसको ना की इंडस्ट्री भी बोलते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसे यहीं पे याद कर लो। बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रॉ मटेरियल को लेती हैं और रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही छोड़ देती हैं, लेकिन ये इनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो बाकी फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल होता है। नया है समझ? आयरन इंडस्ट्री का एग्जांपल लो। आयरन इंडस्ट्री क्या करेगी? माइनिंग करके ओर से आयरन निकाल के लाएगी, उस आयरन को प्रोसेस करेगी, शायद आयरन की शीट्स बनाएगी या आयरन के रॉड्स बनाएगी। वो आयरन की शीट चेयर बनाने वाली इंडस्ट्री भी ले लेगी, जो आयरन की चेयर बनाती है। रेलिंग बनाने वाली इंडस्ट्री भी ले लेगी, रेलवे भी ले लेगा वो आयरन की, यार हम आयरन यूज कर लेते हैं, राइट। तो आयरन बनाने वाली, आयरन शीट्स बनाने वाली फैक्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट है यानी कि आयरन की शीट्स, वो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। तो आयरन इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री में आ गई, क्योंकि इनका सामान बाकी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को लेके सीधे फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं, और ये फिनिश प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास जाता है। जैसे कोको कोला हो गई, जैसे शुगर की कोई इंडस्ट्री हो गई, जैसे टूथपेस्ट हो गया, जैसे पेपर हो गया, डायरेक्ट इसे कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। किसी और फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल की तरह जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं जाता है। यूजुअली ये डायरेक्ट कहाँ जाता है? कंज्यूमर्स के पास जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसके बेसिस पे आप इंडस्ट्रीज को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड वो वाले इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें एग्रीकल्चरल का सामान यूज होता है, जैसे कि जूट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का सामान यूज करती है। अच्छा बच्चा, जब मैं एग्रीकल्चर बोलती हूँ ना, तो एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती नहीं होती है, एग्रीकल्चर में आसपास की चीजें भी आ जाती हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह भी एग्रीकल्चर में ही आता है। तो डेयरी इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, वुलन इंडस्ट्री हो गई, सिल्क इंडस्ट्री हो गई, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका रॉ मटेरियल कोई ना कोई मिनरल होता है, लाइमस्टोन से लेके, आयरन से लेके, स्टील से लेके, बॉक्साइट से लेके, ये सारे मिनरल्स हैं। तो जो इंडस्ट्रीज इन्हें इस्तेमाल करती हैं वो मिनरल बेस्ड हो जाती हैं। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तीसरा है बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब कि फैक्ट्री बनाने में, इंडस्ट्री बनाने में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अगर कम पैसा इन्वेस्ट किया गया है, नई डेफिनेशन बन गई है, इंडियन गवर्नमेंट ने नई डेफिनेशन बनाई है, अगर 20 करोड़ या 20 करोड़ से कम पैसा लगाया हुआ है तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलोगे। अगर 20 करोड़ से ऊपर का पैसा लगाया हुआ है तो उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलोगे। तो जितना इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से आप बताओगे कि इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, मतलब कि कम पैसा लगाया है कि ज्यादा पैसा लगाया है। ठीक है,
चौथा चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब किसका मालिकाना हक है इंडस्ट्री पे। अगर गवर्नमेंट का पूरा पूरा हक है इंडस्ट्री पे तो आप उसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोल दोगे। जैसे कि भेल हो गई, सेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। पूरा पूरा हक किसका है? सरकार का है। प्राइवेट इंडस्ट्री वो होती है जहां पे मालिकाना हक किसी प्राइवेट इंसान का होता है या फिर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स का होता है। तो मतलब कुछ लोग होंगे या एक व्यक्ति होगा या होगी, उसे आप प्राइवेट इंडस्ट्री बोल दोगे। जैसे कि रिलायंस हो गई, जैसे कि टाटा हो गई, जैसे कि टिस्को हो गई, जैसे कि बजाज ऑटो हो गया, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑल ऑफ दैट। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो वाली फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे दोनों होते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है कुछ भाग में और प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व होते हैं कुछ भाग में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड। देन देर आर कोऑपरेटिव सेक्टर, जैसे कि अमूल, अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें क्या होता है, पूरी सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का, सोसाइटी का एक बड़ा सा ग्रुप जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का पार्ट होता है। आप याद करो क्लास 9th में आपने सोशलिज्म चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने सोशलिज्म में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बननी चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर कुछ उसी तरीके का होता है जहां पे सोसाइटी के बहुत सारे लोग जो हैं फैक्ट्री में ओनरशिप ओन करते हैं, उसे आप कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हो। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें। प्राइवेट सेक्टर में थोड़े से स्टेक होल्डर होंगे, 4 या 5 होंगे या 6 या 7 होंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर में 100-200 लोगों की फैक्ट्री ओनरशिप होती है, तो उसे कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हो। अगर प्रॉफिट होता है तो भी सब में डिवाइड होता है, अगर लॉस होता है तो भी सब में डिवाइड होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत हैवी है, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है तो उसका माइनिंग करके और के और आएंगे रॉ मटेरियल की तरह, तो वो बहुत ही हैवी होते हैं, तो उन इंडस्ट्रीज को आप हैवी इंडस्ट्रीज बोल दोगे। और लाइट इंडस्ट्रीज वो वाले सामान यूज करेंगे रॉ मटेरियल की तरह जो काफी हल्का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सामान जो होता है वो यूजुअली हल्का होता है। अब आप बोलोगे मैम आयरन इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री भी है, हैवी इंडस्ट्री भी है। कोई बात नहीं बच्चा, एक इंडस्ट्री 2 कैटेगरीज में आ सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, आगे चलें। ये इंडस्ट्रीज का चार्ट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज इस पूरे सेशन की पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। चलो आगे चलते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइक आई सेड वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रो बेस्ड होता है, मतलब कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। हमारे सिलेबस में 3 या 4 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एक है कॉटन टेक्सटाइल, एक है जूट टेक्सटाइल, एक है आपकी सिल्क, नहीं सिल्क तो हम नहीं पढ़ते हैं, और एक है शुगर इंडस्ट्री। तो 3 ही है, कॉटन, जूट और शुगर। तीनों की तीनों क्या है, एग्रो बेस्ड, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर से लिंक्ड। पहले कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, टेक्सटाइल का मतलब होता है बच्चा कपड़ा। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया में क्या होता था कि हाथ से कपड़ा बनाया जाता था। ऑब्वियसली हमारे पास मशीनें सबसे पहले नहीं आई थी, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में आया था, फिर पूरे यूरोप में आया था, इंडिया में तो बहुत बाद में आया था। तो हमारे यहाँ कपड़ा पहले क्या होता था कि हाथ से बनाया जाता था, इसीलिए उसे हैंड लूम बोलते थे। लूम का मतलब धागा और हैंड का मतलब हाथ से बना हुआ। और हमारी जो वीविंग टेक्निक्स थी वो सब भी हाथ से थी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में पावर लूम्स को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि बिजली से चलने वाली मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया। तब क्या हुआ कि हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जहां आज भी हाथ से काम हो रहा था, उनको काफी धक्का लगा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि उनका हाथ का सामान जो थोड़ा महंगा बिकता था, क्योंकि उसमें लेबर वर्क ज्यादा था, वो थोड़ा कम बिकने लग गया। तो वो मशीन मेड कपड़े से कभी कंपीट ही नहीं कर पाए। लेकिन हमारा थोड़ा सा फायदा हुआ। वर्ल्ड वॉर नंबर 1 और वर्ल्ड वॉर नंबर 2 के दौरान जब ब्रिटेन और सारी इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज लड़ाई लड़ने में बिजी थी, तब हमारा इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो बहुत बूम करता था। पूरे दुनिया में हमारे इंडिया का टेक्सटाइल फिर से जाना जाता था, राइट। एनीवे, अब बात करते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आखिर होती कहाँ है। याद रखो कि इंडस्ट्रीज वहां होती हैं जहां रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, लेबर इजीली अवेलेबल हो, मार्केट भी आसपास हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसी सारी कंडीशंस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मिल जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। क्यों? महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सी मिट्टी है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पे सबसे अच्छा क्या उगता है? कॉटन। महाराष्ट्र और गुजरात में भर भर के क्या अवेलेबल है? लेबर। स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल है, अनस्किल्ड लेबर भी अवेलेबल है।
क्या वहां पे मार्केट भी है? ऑब्वियसली महाराष्ट्र में तो आपको पता है कि कितने सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, गुजरात में भी इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, तो हम बहुत सारा कपड़ा एक्सपोर्ट भी कर देते हैं वहीं से, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता ट्रांसपोर्ट में। और ऊपर से गुजरात और महाराष्ट्र में इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ पे कॉटन इस्तेमाल भी बहुत किया जाता है, तो एक्सपोर्ट करके भी पैसा आ रहा है, मार्केट भी अवेलेबल है, रॉ कॉटन भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है, और कॉटन को उगने के लिए जो मिट्टी चाहिए और जो क्लाइमेट चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर कहाँ लगेंगी? वो लगेंगी आपकी महाराष्ट्र और गुजरात साइड। पहली कॉटन इंडस्ट्री भी मुंबई में ही लगी थी, पहली कॉटन मिल भी मुंबई में ही लगी थी इसी की वजह से। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते हैं, दे ऑल्सो हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि धागा दो क्वालिटी का बनता है, एक गंदी क्वालिटी का बनता है, एक अच्छी क्वालिटी का बनता है। अच्छी क्वालिटी का सारा धागा हम क्या कर देते हैं? गुड यान तो हम सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि बाहर के देश हमारे धागे के लिए हमें बहुत अच्छे दाम देते हैं, तो हम धागा सारा बाहर के देशों को बेच देते हैं। हमारी कंट्री में जो धागे की क्वालिटी अवेलेबल होती है वो लो क्वालिटी अवेलेबल होती है। अब उस लो क्वालिटी यॉन से कितना अच्छा कपड़ा बनाएंगे ना हम, तो अपने ही देश में हमें अच्छे क्वालिटी के कॉटन के धागे की कमी मिलती है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो अभी भी फ्रैगमेंटेड है। फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़ों में बटी हुई हैं, छोटी छोटी यूनिट्स में बटी हुई हैं। ऐसी कोई बड़ा बड़ा मेजर प्लेयर जो होते हैं ना, जैसे रिलायंस हो गए, टाटाज हो गए, ऐसे बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स आज भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखने को नहीं मिलते हैं। काम जो है छोटी छोटी फैक्ट्रीज में होता है, और ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे बटी पड़ी हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कंसोलिडेटेड एरियाज नहीं है जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल बहुत बड़े लेवल पे लगती हो। Many of our spinners export cotton yarn while apparel garment manufacturers have to import fabric. हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो अच्छा धागा है वो तो हम सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। अपना कपड़ा बनाने के लिए, अपने गारमेंट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गंदा कपड़ा या सस्ता कपड़ा बाहर के देशों से मंगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में तो जो क्वालिटी अवेलेबल है धागे की वो बहुत ही गंदी अवेलेबल है, क्योंकि सारा अच्छा चला जाता है बाहर। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी डाल सकते हो बच्चा कि इलेक्ट्रिसिटी का तो शॉर्टेज है ही है, और रोड्स हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं नहीं। तो ये दो तीन जो प्रॉब्लम्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा और बेहतर हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या किसी भी इंडस्ट्री में डाल सकते हो, क्योंकि ये तो नेशनल प्रॉब्लम्स में काउंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज जूट टेक्सटाइल। जूट का मतलब, जूट की हिंदी तो मुझे नहीं आ रही याद, बट जूट का मतलब जूट, ओके। तो इंडिया बांग्लादेश के बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और हम रॉ जूट का तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ही। पहली जो जूट मिल लगी थी वो कोलकाता में लगी थी 1855 में, रिश्रा नाम की डिस्ट्रिक्ट में। कलकत्ता में एक डिस्ट्रिक्ट है रिश्रा, वहां पे पहली जूट मिल लगी थी। अब आप खुद सोचो कि जूट मिल को क्या चाहिए होगा? जूट मिल को चाहिए होगा कि रॉ मटेरियल मिल जाए, ट्रांसपोर्ट मिल जाए, लेबर मिल जाए, यही सब, राइट? तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसे कलकत्ता में, यानी कि हुगली रिवर का जो बेसिन है वहां पे मिल जाती हैं। क्योंकि जूट को आपने याद करो, एग्रीकल्चर चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जूट को क्या चाहिए होता है बच्चा? जूट को चाहिए होता है फ्लड वाली मिट्टी, है ना, बढ़िया मिट्टी, वेल ड्रेन्ड मिट्टी। वो वेल ड्रेन्ड फ्लड वाली मिट्टी उसे हुगली बेसिन में मिल जाती है। लेबर भी मिल जाता है कलकत्ता, उड़ीसा, आसपास की स्टेट से, बिहार, और चीप लेबर भी मिल जाता है, चीप रॉ मटेरियल भी मिल गया। कलकत्ता में भी इंटरनेशनल पोर्ट है, और हल्दिया पोर्ट भी आप जानते हो कि वेस्ट बंगाल में। ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये एक्सपोर्ट के लिए भी काम आते हैं, और हमारी इंडिया में भी जो है इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, लेबर मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल रही है, और तो और कलकत्ता आपका एक मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज भी अच्छी मिल जाती हैं, हुगली रिवर के पास में ही है। तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी जूट टेक्सटाइल को बड़ी पसंद है, और इसीलिए वो सारी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज भी कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? हुगली रिवर बेसिन में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, चीप लेबर, और खूब सारा पानी। जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, वो पानी मिल गया ना, नदी तो बह रही है आसपास, है ना। चैलेंजेस यही है बच्चा कि जूट को आज भी सिंथेटिक फाइबर से बहुत कंपटीशन मिलता है। लोग आज भी प्लास्टिक इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, चीप पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जूट जो है थोड़ा महंगा पैकेजिंग मटेरियल
की तरह काउंट होता है, तो लोग इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेशनल मार्केट से बहुत सस्ता सस्ता सिंथेटिक सामान हमारे इंडिया में आता रहता है और हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट्स वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जूट की तरफ कोई देखता नहीं है। इसलिए हमने नेशनल जूट पॉलिसी बनाई थी। नेशनल जूट पॉलिसी बनाने के बाद जूट के हालत में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन और भी सुधार आ सकता है। अगर हम देश में इंटरनल जूट डिमांड बढ़ा सके तो हमारे देश में ही जूट बनेगा और हमारे देश में ही जूट जो है इस्तेमाल भी हो जाएगा, तो हमारी जूट इंडस्ट्रीज पेरिश अवे होने से बच जाएगी। थोड़ा महंगा होता है बच्चा प्लास्टिक वगैरह के मुकाबले, क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है, तो बहुत मेहनत से बनेगा तो थोड़ा महंगा तो होगा। तो वो महंगाई छोड़ के अगर हम सस्टेनेबिलिटी देखें जूट की, क्योंकि जूट इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो हमारे लिए आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा। चलो आगे चलते हैं, शुगर मिल की बात करते हैं। शुगर मिल, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चीनी का, लेकिन पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो बाकी चीजें बनती हैं आपकी गन्ने से, जैसे कि गुड़ और खंडसरी। सिर्फ चीनी नहीं बनती है भाई, गुड़ खंडसरी ये सब भी बनता है। गुड़ आप जानते हो जैगरी कहलाता है। तो इंडिया जो है शुगर के प्रोडक्शन में भी काफी आगे है। अभी शुगर के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? शुगर केन चाहिए होता है। अभी शुगर इंडस्ट्री में देखा गया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर शुगर इंडस्ट्री को बहुत फेवर करता है। बच्चा ऐसा होता है कि कई कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोऑपरेटिव सेक्टर अच्छा करता है, अच्छा फ्लरिश करता है। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क में अमूल इतना फेमस क्यों है और अमूल इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह स्टार्ट हुआ था, आज भी कोऑपरेटिव सेक्टर है और अमूल को या मिल्क को कोऑपरेटिव सेक्टर फेवर करता है। इसी तरीके से शुगर केन को भी कोऑपरेटिव सेक्टर फेवर करता है और यही एक कारण भी है कि शुगर केन इंडस्ट्रीज मोस्टली सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में ना कोऑपरेटिव सेक्टर अच्छा चलता है, नॉर्दर्न इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर इतना अच्छा चल नहीं पाता। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि जो महाराष्ट्र वाला गन्ना होता है ना, उसमें मिठास ज़्यादा होती है, उसमें सुक्रोज की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है बाकी इंडिया के गन्ने के मुकाबले। और जो क्लाइमेट चाहिए होता है शुगर केन को और जो मिट्टी चाहिए होती है शुगर केन को, वो भी आपकी वेस्टर्न स्टेट्स यानी कि महाराष्ट्र वाली साइड मिल जाता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर भी यहाँ पे अच्छा चलता है और लेबर भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है और ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो फिर ये सारे के सारे कारण महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट बना देते हैं शुगर इंडस्ट्री के लिए। लेकिन क्या शुगर इंडस्ट्री के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री जो है सीजनल है। भाई कोई चीज अगर ग्रो कर रहे हो तो वो एक ही बार तो हार्वेस्ट हो गई। गन्ने को उगने में वैसे भी 11 महीने लग जाते हैं, तो 11 महीने के बाद जाके तो कहीं गन्ना उगता है, तब जाके तो चीनी का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो सीजनल इंडस्ट्रीज है, साल के कुछ महीने यहाँ पे ज्यादा काम मिलता है, बाकी महीने जो है कम काम मिलता है। अभी भी जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे गुड़ बनने की प्रक्रिया है, वो बहुत बड़े स्केल पे मशीनों द्वारा कम ही की जाती है, वो छोटी छोटी यूनिट्स में की जाती है। ये छोटी छोटी यूनिट्स आज भी पुराने मशीन्स और पुराने तरीकों को इस्तेमाल कर रही हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है गुड़ बनाने का या चीनी बनाने का, वो अभी भी मॉडर्नाइज बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि गन्ना बहुत बल्क में आता है। बल्क में गन्ना आता है तो उसका ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और बल्क में गन्ना जब तक फैक्ट्रीज तक पहुंचता है खेतों से, तब तक उसका जो सुक्रोज कंटेंट है थोड़ा कम होने लग जाता है। आपको पता है कि इतने झटके लगते हैं हमारी सड़कों पे, तो उससे भी गन्ने की क्वालिटी जो है थोड़ी ख़राब होती है, थोड़ा डिले भी हो जाता है ट्रांसपोर्ट में। और सबसे बड़े प्रॉब्लम ये भी है कि आज तक हम ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि इतने बड़े स्केल पे जब हम चीनी बनाते हैं और इतना सारा पीछे कचरा छूटता है। ऑब्वियसली जब आप गन्ने का जूस निकाल लोगे चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, तो पीछे बगीस छूट जाएगा। यानी कि मान लो ये गन्ना था, आपने इससे जूस निकाल लिया, तो पीछे कुछ वेस्ट मटेरियल बचा ना, उसे बगीस बोलते हो। शुगर केन जो बचता है पीछे, शुगर केन का बेसिकली वेस्ट जो बचता है उसे बगीस बोलते हो। आज तक हमें समझ नहीं आया इस बगीस का क्या करें। तो इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती है शुगर मिल्स बगीस की फॉर्म में, विच वी नीड टू फिगर आउट दैट हाउ डू वी मेक इट सस्टेनेबल फॉर द एनवायरमेंट, राइट? सो दीज आर सम मेजर चैलेंजेस फॉर द शुगर इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री भी है, या की इंडस्ट्री भी है, और हेवी इंडस्ट्री भी है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। देखो आयरन और स्टील गो हैंड इन हैंड, क्योंकि आपको पता है स्टील एक अलॉय है जो आयरन से बनता है, और स्टील आयरन का एक बेटर फॉर्म है, क्योंकि आयरन में तो जंक लग जाता है लेकिन स्टील में जंक नहीं लगता है, राइट? तो स्टील ज्यादा काम आता है देश के, और स्टील का प्रोडक्शन ये भी डिसाइड करता है कि देश कितना डेवलप है, क्योंकि जितना स्टील एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा होगा और जितना कंज्यूम हो रहा होगा, वो मतलब कि कंट्री उतना ज्यादा डेवलप हो रहा होगा।
स्टील कहाँ इस्तेमाल होता है? स्टील देखो आप स्टील के दरवाजे बना सकते हो, स्टील की रेलिंग बना सकते हो, स्टील आप विंडो पेन्स के लिए स्टील की विंडो पेन्स बनती हैं, खिड़कियों के आसपास का बॉर्डर होता है ना वो बनता है। स्टील के आजकल टेबल भी बनने लग गए हैं, स्टील की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। तो जब एक देश स्टील बहुत सही मात्रा में प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम करता है तो हम ये कहते हैं कि स्टील कंट्री बहुत डेवलप हो रहा है। तो स्टील का कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक यार्ड स्टिक बन जाती है कंट्री के डेवलपमेंट का। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा जितने अच्छे मार्क्स ला रहा है उतना अच्छा है पढ़ने में। हम कैसे डिसाइड किया? हमने मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड किया, जितना ज्यादा मार्क्स उतना ज्यादा बच्चा अच्छा पढ़ने में। क्या पता चीटिंग करके लाया हो, हमें क्या पता, है ना, जस्ट जोकिंग। बट सिमिलरली जितना ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन और कंजम्पशन उतना कंट्री डेवलप है। ये एक पैरामीटर बन गया है कंट्री के डेवलपमेंट को मापने का। अब इंडिया की जो प्रोडक्शन है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में वो बहुत अच्छी नहीं है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन यानी कि रॉ स्टील प्रोडक्शन में हम दुनिया में सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टील प्रोडक्शन में हम दुनिया में अच्छे लेवल पे नहीं आते हैं। स्पॉन्ज आयरन की एक वैरायटी होती है। देखो आयरन जब प्रोसेस हो रहा होता है ना तो बहुत सारे प्रोसेसेस से होके गुजरता है। उसी एक प्रोसेस में आयरन को स्पॉन्ज आयरन बोला जाता है। उसके हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन लाइक आई सेड फिनिश प्रोडक्ट जो स्टील है हमारा उसमें हम थोड़े अभी पीछे चल रहे हैं। इसीलिए हमने अपने इंडिया में सेल भी बनाया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ताकि हम कंट्री में जो भी ओवरऑल स्टील का प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन होता है उस पर निगरानी रख सके और उसको बेहतर बनाने के लिए हम कुछ कर सकें। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो हमारी कंट्री के अंदर स्टील के सारे प्रोडक्शन को ओवरसी करती है, राइट। अभी स्टील कहाँ प्रोड्यूस होगा? स्टील का रॉ मटेरियल आयरन कहाँ मिलता है? डेक्कन प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू में अगर आयरन मिलता है तो वहीं स्टील लगाना बेहतर होगा ना, स्टील प्लांट लगाना या आयरन प्लांट लगाना बेहतर होगा, क्योंकि वैसे भी आप जान रहे हो कि ये रॉ मटेरियल कितना भारी है, इसको कितना ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो इतना ट्रांसपोर्ट में पैसा कौन खर्च करेगा? इससे अच्छा कि सारी की सारी फैक्ट्रीज अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू में लगा दोगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो कम से कम बचेगा। तो लो कॉस्ट आयरन ओर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल जाती है। इनफैक्ट बढ़िया क्वालिटी की आयरन ओर जिसे हेमेटाइट ओर बोला जाता है, जिसमें आयरन की कॉन्सेंट्रेशन बेस्ट क्वालिटी की होती है, सबसे ज्यादा होती है। देखो बच्चा, ओर में मिनरल भी होते हैं, इंप्योरिटीज भी होती हैं। तो हेमेटाइट वो ओर होती है जिसमें आयरन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इंप्योरिटीज की कम होती है। तो चाहे वो सस्ती क्वालिटी वाला ओर हो, कम क्वालिटी वाला ओर हो, चाहे वो अच्छी क्वालिटी वाला ओर हो, दोनों ही तरीके के ओर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिल जाते हैं। तो रॉ मटेरियल पास में मिल जाता है, लेबर भी चीप मिल जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको पता है आसपास की स्टेट से लेबर आ जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, यहाँ से बहुत सस्ता लेबर मिल जाता है। तो यहाँ से अच्छा पोटेंशियल है। उड़ीसा में आप जानते हो पैरादीप पोर्ट भी है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। उड़ीसा में पैरादीप पोर्ट है जो एक इंटरनेशनल पोर्ट है जहाँ से आयरन और बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो वहाँ से हम एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट भी ठीक ठाक है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और लेबर भी चीप है, और रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है। और क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल बहुत हैवी है तो हमारे लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंज ये है बच्चा कि स्टील बनाने के लिए आयरन में कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है। अब ये जो कोकिंग कोल है हमारे देश में बहुत हाई क्वालिटी में मिलता ही नहीं है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता ही नहीं है। तो स्टील हम बनाए कैसे जब हमें कोकिंग कोल बाकी के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी भी हम स्टील के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वन रॉ मटीरियल दैट वी नीड, राइट। लेबर हमारे पास अवेलेबल बहुत है, क्वांटिटी लेबर की बहुत है, लेकिन क्वालिटी लेबर की हमारे पास बहुत नहीं है। पूरा पूरा दिन काम करके भी लेबर जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। तो लेबर बहुत है लेकिन उनसे प्रोडक्टिविटी यानी कि उनसे काम बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं फैक्ट्री के ओनर्स। तो स्किल्ड लेबर कम है, अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है। पावर सप्लाई हमारे पास इरेगुलर है, स्पेशली छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू के एरिया में, वहाँ पे पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा आता नहीं है। तो पावर सप्लाई आता नहीं है तो पावर सप्लाई जेनरेट करने में और ऑल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करने में बहुत पैसा लग जाता है फैक्ट्री ओनर्स का। और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। बाकी मेट्रो सिटीज के मुकाबले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, कोई मेट्रो वेट्रो तो नहीं दौड़ रही है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, कोई बहुत सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स वगैरह भी नहीं है, कोई बहुत अच्छी सड़कें भी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी फैक्ट्रीज, बहुत अच्छे पब्लिक फैसिलिटीज, बहुत अच्छी रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है ना, मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री हमारे देश में, वो है एल्यूमिनियम। पहली कौन सी? ऑब्वियसली स्टील। देखो एल्यूमिनियम इतनी बढ़िया चीज है ना, एल्यूमिनियम लाइट होता है, हल्का होता है, रेसिस्टेंस होता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगता, गुड कंडक्टर होता है हीट का,
हीट अच्छी कंडक्ट करता है, मेलेबल होता है। मेलेबल होता है मतलब आप उसको पीट पीट के लंबी लंबी शीट्स में यू कैन एक्चुअली बीट इट टू फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग शीट्स, राइट। मेलेबिलिटी, गोल्ड भी मेलेबल होता है, एल्यूमिनियम भी मेलेबल होता है। तो इसकी जो मेलेबिलिटी, लाइट, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये एल्यूमिनियम को बहुत सूटेबल बना देती हैं बर्तन बनाने के लिए, इनफैक्ट एयरप्लेन बनाने के लिए भी। एयरप्लेन को भी सबसे लाइट वेट मेटल चाहिए होता है, तो वो एल्यूमिनियम वहां पे बहुत काम आता है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन, और स्मेल्टिंग इज दैट प्रोसेस जिससे एल्यूमिनियम बनता है, इसलिए उसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बोला जा रहा है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग भी हमारे देश में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी कि ईस्ट साइड की स्टेट्स के लिए और ईस्टर्न कोस्ट की स्टेट्स के लिए और वेस्टर्न कोस्ट की स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एल्यूमिनियम बनाने के लिए, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एन अलॉय, राइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट भी चाहिए होता है। तो बॉक्साइट एज द रॉ मटेरियल इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम, क्योंकि इसे स्मेल्टर, जहां पे जिन बड़ी बड़ी चीजों में, बड़े बड़े कंटेनर्स में एल्यूमिनियम बनता है, उसमें आप बॉक्साइट भी डालते हो। अब बॉक्साइट क्या है, बहुत ही भारी होता है, बहुत भारी होता है, बहुत डार्क रेड कलर का रॉक होता है। अब इन पत्थरों को एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना अपने आप में एक टास्क है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए कि बॉक्साइट बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता और बहुत भारी होता है, ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसा लग जाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हम उन एरियाज में लगाते हैं जहां पे हमें बॉक्साइट ईजिली अवेलेबल हो जाए, जहां इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिले, क्योंकि बच्चा स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी से रन किया जाता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर पावर सप्लाई अच्छी नहीं है तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट नहीं लग पाएगा। तो रॉ मटेरियल कम दाम पे, सस्ते दाम पे अवेलेबल हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे दाम पे अवेलेबल हो जाए और रेगुलर सप्लाई में अवेलेबल हो जाए, दीज आर द टू प्राइम फैक्टर्स दैट डिफाइन द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चले आगे। केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री का मतलब जो इंडस्ट्री केमिकल प्रोड्यूस करती है, राइट। केमिकल इंडस्ट्री हमारे देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये बड़े स्केल पे भी लगाई जाती है, ये छोटे स्केल पे भी लगाई जाती है। हमारे देश में ऑर्गेनिक केमिकल भी बनते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल भी बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि H2SO4, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एल्कलीज, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, ये कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। और ऑर्गेनिक केमिकल ऑर्गेनिक चीजों से बनता है, इनऑर्गेनिक केमिकल इनऑर्गेनिक चीजों से बनते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोकेमिकल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, ड्रग्स हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गया, मेडिसिन हो गई, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं। तो हमारे देश में दोनों तरीके के केमिकल्स होते हैं। सबसे खास बात केमिकल इंडस्ट्री की ये है कि ये अपनी ही खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। मतलब कि एक केमिकल, मान लो एक केमिकल नंबर एक्स प्रोड्यूस किया फैक्ट्री नंबर 1 ने, ये केमिकल एक्स किसी और वाई केमिकल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। वो रॉ मटेरियल किसी और चीज के लिए, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। तो केमिकल इंडस्ट्री अपनी ही खुद की लार्जेस्ट कंज्यूमर भी होती है, क्योंकि एक नया केमिकल किसी और तरीके के केमिकल को मे बी मिला के बनता रहता है ना। बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, दैट्स व्हाई, ये देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। केमिकल इंडस्ट्री में और दो इंडस्ट्रीज आती हैं, जिसमें आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, दोनों केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। एक सेकेंड रुक जाओ। Okay, I was just checking if everything is fine on the slides. Yes, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर्स को क्या होते हैं जो हमारे खेतों में इस्तेमाल होते हैं। तो देखो 1947 से पहले जो हमारी जो खेती है वो ट्रेडिशनल तरीके से की जाती थी, केमिकल्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम किया जाता था। फिर देश में आया आपका क्या, देश में आया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद केमिकल्स की और फर्टिलाइजर्स की डिमांड एकदम से बढ़ने लगी। इंटरनली कंट्री में अब सारे के सारे फार्मर किसी ना किसी मात्रा में फर्टिलाइजर जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत बड़ा बूस्ट मिला।
अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत सारे हमारी इंडिया जो है बहुत सारे फर्टिलाइजर बना लेती है, लेकिन पोटैश वाले जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो इंडिया में नहीं बनते हैं, क्योंकि पोटैश हमारे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। तो पोटैश वाले जितने फर्टिलाइजर बनने होते हैं उसके लिए पोटैश हम बाहर के देशों से खरीदते हैं। ओवरऑल इंडिया जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में तीसरे स्थान पे आता है, एटलीस्ट नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए। अभी हम अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर्स को और एक्सपैंड कर रहे हैं और इस पर रिसर्च चल रही है और बेहतर से बेहतर फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। कुछ हमारे फर्टिलाइजर बाकी के देशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन इंटरनली भी, क्योंकि फार्मिंग हमारे इंडिया में 60% से ऊपर जनता करती है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर अंदर बहुत चलता है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जिन भी स्टेट्स में खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ज़्यादा देखने को मिलती है। जानते हो आप, पंजाब हरियाणा में तो 80% टाइप नेट सोन एरिया होता है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपने पढ़ा था, याद नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है। तो जहाँ जहाँ खेती बहुत ज़्यादा की जाती है वहाँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कंजम्पशन भी उतना ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। आपको पता है सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए कितना इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट के रॉ मटेरियल बहुत बल्कि होते हैं। सीमेंट के रॉ मटेरियल में लाइमस्टोन आता है। लाइमस्टोन क्या होता है? एक रॉक होता है बहुत बड़ा सा। सिलिका, जिप्सम, लाइमस्टोन, इन सारी चीज़ों को पावर यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके ग्राइंड किया जाता है और चूरा बनाया जाता है अलग अलग प्रोपोर्शन में, उससे बनता है सीमेंट, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट भी चाहिए आपको, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी फैक्ट्री के पास ही चाहिए, क्योंकि इतने भारी भारी सामान को दूर दराज से अगर मंगाओगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर, रेल ट्रांसपोर्टेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन विच सीमेंट इंडस्ट्रीज आर सपोर्टेड विद। ओके, तो इसीलिए गुजरात के पास हम स्ट्रेटेजिकली इन इंडस्ट्रीज को लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइमस्टोन वगैरह भी अवेलेबल हो जाता है, और गुजरात के पास जो है बहुत सारे पोर्ट्स भी हैं, तो बहुत सारा सीमेंट हम बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। पहला सीमेंट इंडस्ट्री हमारे इंडिया में चेन्नई में लगा था 1904 से। उसके बाद से पूरे देश में सीमेंट इंडस्ट्री किसी ना किसी तरीके से देखी जाती है, एटलीस्ट पूरे देश में इस्तेमाल जरूर होती है। कॉन्सेंट्रेटेड अभी भी ज्यादातर गुजरात के पास है। कूल। नेक्स्ट, अदर इंडस्ट्रीज में है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि कार इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल का मतलब है कोई भी व्हीकल, इसमें 2 व्हीलर्स भी आते हैं, 3 व्हीलर्स भी आते हैं, 4 व्हीलर्स भी आते हैं, राइट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे देश में जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्कोप बढ़ता जा रहा है। आप पहले सड़कों पे कम गाड़ियां देखा करते थे, अब एक घर के अंदर 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जितना हमारा कंट्री लिबरलाइज हो रहा है, जितना हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, जितना हमारा कंट्री अर्बनाइज हो रहा है, उतना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है। लेकिन आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की टारगेट ऑडियंस कहाँ मिलती है? शहरों में मिलती है। जितना बड़ा शहर होगा उतना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, बैंगलोर हो गया, जहां पे मोस्टली लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, मिडिल क्लास जनता कम होती है, ऐसे शहरों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बहुत बूस्ट करती है। ऐसे शहरों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज खुद को लगाना भी चाहती है। तो इंपॉर्टेंट सिटीज के आसपास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के ऑटोमोबाइल्स देखने को मिलते थे, एम्बेसडर हो गई, है ना। लेकिन अब जो है 1991 के बाद से इतना लिबरलाइजेशन हो गया और हमारी ट्रेड इतनी खुल गई कि आज हमें टोयोटा भी देखने को मिलती है, आज हमें फोक्सवैगन भी देखने को मिलती है, फिएट भी देखने को मिलती है, और सब कुछ देखने को मिलता है इंडिया की सड़कों पे। फोर्ड भी देखने को मिलता है ना। पहले सिर्फ मारुति, एम्बेसडर, ये सब देखने को मिलता था। एनीवे, फिर है आपकी आईटी इंडस्ट्री बच्चा। आईटी इंडस्ट्री का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी इंडस्ट्री बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कवर करती है। इसमें आपके मोबाइल फोन से लेके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत सारी चीजें आते हैं, और ये सारी चीजें बैंगलोर में हब बन चुका है आईटी इंडस्ट्री का। तो इसीलिए बैंगलोर को आप सिलिकॉन वैली भी बोलते हो इंडिया का, इसीलिए बैंगलोर को आप इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी बोलते हो इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी आपको आप बैंगलोर में ही देखने को मिलते हैं। अच्छे भी मिल जाएंगे, बुरे भी मिल जाएंगे, बहुत ब्रिलियंट भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए बैंगलोर के अलावा नोएडा, दिल्ली थोड़ा कमी है, नोएडा आई थिंक, एंड बैंगलोर के अलावा हैदराबाद एंड पुणे, ये कुछ शहर हैं जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करती है। थोड़ा बहुत आजकल लखनऊ में भी होने लग गया है। आईटी इंडस्ट्री बहुत इंप्लॉयमेंट जनरेट करती है। सबसे खास बात है आईटी इंडस्ट्री की कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ये लेबर को, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लेबर को बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में लेबर को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो लेबर नहीं होते, वो वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करती है और देश की डेवलपमेंट में, देश की जीडीपी की ग्रोथ में ज्यादा योगदान देती है।
नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर हम पोल्यूशन से बच कैसे सकते हैं वो बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में हमारे पास कुछ 5 तरीके के पोल्यूशन है बच्चा। पहला है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होता है पानी को गंदा करना, चाहे वो लेक का पानी हो, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो समंदर का पानी हो। हमारी जो फैक्ट्रीज हैं इंडिया में वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के वेस्ट को डिस्चार्ज कर देती हैं नदियों में बिना ट्रीट किए। इससे आसपास का सारा पानी जो है खराब हो जाता है। इस पानी में रहने वाली एक्वाटिक लाइफ की लाइफ पे भी थ्रेट आ जाती है, राइट। फिर है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आप जानते हो, जब एटमॉस्फेयर में हमारी अनवांटेड हवाओं की, अनवांटेड गैसेस का प्रोपोर्शन अनवांटेड तरीके से बढ़ता जाए, उसे आप एयर पोल्यूशन कहते हो, है ना। हम बोलते हैं कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर एनवायरमेंट में बढ़ेगा तो हम उसे पोल्यूशन बोल सकते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगी तो हम उसे पोल्यूशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन अनडिजायरेबल गैस जो हमारी लाइफ के लिए थ्रेट है, जो बाकी एनिमल्स की लाइफ के लिए थ्रेट है, राइट। नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कब होता है? जब आसपास हार्मफुल नॉइसेस चलती रहती हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों को ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, कांस्टेंट हेडेक, इरिटेबिलिटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कभी रहो ना किसी रेल की पटरी के पास, चुक 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 ऐसा लगता है कॉन्स्टेंटली आप रेल में बैठे हुए हो। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो देश में ध्यान देना चाहिए कि आसपास के लोगों को परमिशन ले ली जाए उनसे, या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं ये ख्याल रखें कि रात को कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो, रात को खटपिट ना हो रही हो, लोगों को चैन से थोड़ा सोना भी होता है। तो नॉइज पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय हार्मफुल नॉइसेज। इंडस्ट्रीज भी करती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी करती हैं, और हमारे यहाँ तो नॉर्मली लोग भी कर देते हैं, जब उनका मन करता है पार्टी करते हैं। तो फिर मतलब नॉइज पोल्यूशन तो ह्यूमन बींग्स भी बहुत कर रहे हैं। थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन होता है जब गर्म पानी, गर्म पॉल्यूटेड पानी जो है वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। वाटर पोल्यूशन में गर्म पानी नहीं छोड़ा जाता है, सिर्फ वेस्ट पानी छोड़ा जाता है जो कि गंदा होता है। थर्मल में गर्म भी होता है। अब गर्म होता है तो वो जो टेम्परेचर होता है वाटर बॉडी का, जब उसमें वो गर्म पानी छोड़ा जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है। अब उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। जब गरम गरम पानी उसमें छोड़ा जाएगा वाटर बॉडीज में, तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक तो पानी गंदा पॉल्यूटेड, दूसरा वो गर्म। इससे हमारे वहाँ की मिट्टी भी खराब होती है, जिस मिट्टी पे छोड़ा जाता है वहाँ की वाटर बॉडीज भी खराब होती हैं, वाटर बॉडीज के अंदर रहने वाली एक्वेटिक लाइफ भी खराब होती है। थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे ज्यादा ये थर्मल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर आता है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है लैंड पे आप कचरा फेंकते रहो जो सॉलिड वेस्ट है, और दूसरा है लैंड पे आप लिक्विड वेस्ट फेंकते रहो। अगर आप गंदा पानी या गंदा गर्म पानी लैंड पे फेंक रहे हो तो उससे भी मिट्टी खराब होती है। वो पानी जाके ग्राउंड वाटर टेबल को भी गंदा करता है, मिट्टी की क्वालिटी को भी गंदा करता है। और अगर आप कचरा फेंक रहे हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंक रहे हो, तो वो भी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। वो डिग्रेड तो होगा नहीं, उसे सैकड़ों साल लग जाएंगे डिग्रेड होने के लिए, है ना। तो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट दोनों से लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है। नाउ आर देयर एनी वेज टू कंट्रोल देम? ऑफ कोर्स देयर आर, बट वी डोंट लुक एट देम। रुको एक सेकेंड। या minimizing the used water for processing by reusing and recycling it in 2 or more successive stages। तो हम क्या कर सकते हैं एज फैक्ट्री ओनर्स, जब हम दे रहे हैं वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले यार पानी अगर नदियों में छोड़ना है तो छोड़ो, लेकिन उसको पहले ट्रीट तो कर लो। पहले जितना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तरीके से वो ट्रीट हो सकता है उसे ट्रीट कर दो। अनट्रीटेड वाटर को वाटर बॉडीज में मत छोड़ो, अनट्रीटेड वाटर को लैंड पे मत छोड़ो। और जितना रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हो, बचा सकते हो, वो रेन वाटर हार्वेस्ट करो, ताकि आप अपनी फैक्ट्रीज के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ना करो। बारिश का ही पानी आपके पास इतना इकट्ठा हो कि आप उसके इस्तेमाल से खुश रहो, राइट। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रोकने के लिए जहाँ पे भी स्मोक प्रोड्यूस होता है वहाँ पे हम स्मोक डिटेक्टर्स लगा सकते हैं, वहाँ पे हम स्मोक स्टैक्स लगा सकते हैं फैक्ट्रीज में, ताकि बहुत गंदा गंदा एयर पोल्यूशन क्रिएट ना हो, उसको भी हम मिनिमाइज कर सकें। तो स्मोक स्टैक क्या करते हैं बच्चा? एक तो वो बताते हैं कि किस कॉन्सेंट्रेशन में आप जहरीली हवा जो है एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हो, दूसरा वो ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी हवा इसमें से आप नहीं भी फेंक सकते हो। तो स्मोक स्टैक्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। स्क्रबर्स भी लगा सकते हो एयर पोल्यूशन के लिए। तो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो स्क्रबर्स में फंस जाता है, पार्टिकुलेट मैटर बाहर नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो स्क्रबर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स,
और स्मोक स्टैक्स, ये एयर पोल्यूशन से बचने के तरीके हैं फैक्ट्रीज में। फिर नॉइज पोल्यूशन, यार नॉइज पोल्यूशन का तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी आप जनरेटर यूज कर रहे हो ट्राई करो कि वो साइलेंसर फिट हो उसमें ऑलरेडी, या आप बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूट करते हो अपनी फैक्ट्री में, बनाते हो बहुत ज़्यादा नॉइज, तो फिर नॉइज ऑब्जॉर्विंग मटीरियल लगाओ फैक्ट्री के आसपास, ताकि नॉइज जो है एब्जॉर्ब हो जाए और बाकी आसपास की जनता को वो नॉइज जो है परेशान ना करे। नाउ लेट्स कम टू थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन को आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरीके से ट्रीट कर सकते हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आती है स्क्रीनिंग, राइट। प्राइमरी में आती है आपकी स्क्रीनिंग, पहले तो स्क्रीन करो कि क्या क्या कचरा है, फिर ग्राइंड करो, ग्राइंड करने से आधा कचरा तो ग्राइंड हो जाएगा। फ्लॉक्यूलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारा ना क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ नाम ही मेंशन है, ऐसे पेपर में आएगा नहीं कि बता दो बच्चा फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है। तो प्राइमरी में तो ये 4 तरीके होते हैं प्राइमरी तरीके से थर्मल पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, और टर्शरी में केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस का मिक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉट वाटर को वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले हम इन 3 फेजेस से ट्रीट कर सकते हैं। चैलेंज ये नहीं है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चैलेंज ये है कि क्या हम करना चाहते हैं। अगर हम सही में देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें पोल्यूशन को कम करना ही पड़ेगा, मिनिमाइज तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। नाउ बिफोर गोइंग अहेड, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर, लेट मी टेल यू व्हाट इज एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया की वो बॉडी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में पावर जेनरेट करने का जिम्मा उठाती है। तो इट इज used, it is a body which is used in generation of electricity, और उससे रिलेटेड जो भी allied एक्टिविटीज हैं उसका ख्याल भी एनटीपीसी करती है। तो एनटीपीसी आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उसे, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम करने के लिए उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये जो कॉर्पोरेशन है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है और नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑयल गैस हो, चाहे वो फ्यूल हो, ये सारी चीजें हो। तो दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading existing equipment। एनटीपीसी इतने अच्छे से काम इसलिए कर पाई है क्योंकि हमने मॉडर्नाइज किया है एनटीपीसी को, हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया है, हमने वेस्ट मैनेजमेंट को कम किया है, यानी कि वेस्ट मैनेज किया है, जितना कम हो पाए उतना वेस्ट किया है। तो एनटीपीसी इज अ ग्रेट थिंग दैट हैपन टू इंडिया, बट और भी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। तो हमने मॉडर्नाइज किया है पूरे सिस्टम को, वेस्ट को मैनेज किया है, ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड की हैं, मतलब कि ऐसी कुछ बेल्ट है, जैसे दिल्ली में रिज वाला एरिया है वो ग्रीन बेल्ट में काउंट होता है, तो उस एरिया को हम नहीं छूते हैं चाहे जितना मर्जी हम शहर को डेवलप करना चाहें, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन तभी होगा जब पेड़ पौधे होंगे। तो ग्रीन बेल्ट एनटीपीसी उगाती है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने का काम करती है, जैसे पॉन्ड्स को मैनेज करना हो गया कि पॉन्ड्स टॉक्सिक ना हो जाएं, है ना। ऐश वाटर रिसाइकलिंग हो गई, यानी कि किसी वाटर में बहुत ऐश है तो उसकी रिसाइकलिंग करना, ये सारी चीजें एनटीपीसी करता है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग कि यार किसी एरिया में बहुत डेवलपमेंट है तो वहां पे क्या इकोलॉजी उसकी सपोर्ट करती है इतना डेवलपमेंट, तो वो भी एनटीपीसी देखती है। This all has been possible because of all of these points. This is the last paragraph of this chapter. I thought you should know. Now let's go ahead and do some questions from the chapter and then we will begin with lifelines of national economy. पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देश की डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी क्यों बोली जाती है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी तो हमारे देश में पॉवर्टी कम होगी, हंगर कम होगा, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, देश का एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज हैं स्टेट्स के बीच में वो कम होंगी। जो पॉइंट्स एकदम लेक्चर की स्टार्टिंग में बताए थे वही सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज।
पहली बात तो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग खाना खाते हैं, खाना कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। तीसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, ये सब कुछ कहाँ बनता है, अगेन फैक्ट्रीज में बनते हैं। चौथा पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, तो अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश नहीं करेंगी। तो ये चारों पॉइंट आप इसमें लिखने आना। आप एग्जांपल भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल, ये लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जल्दी से इसको भी करके खत्म करते हैं, फिर हम तीनों चैप्टर के मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इन तीनों के क्या करेंगे, मैप वर्क करेंगे। लाइफलाइंस, लाइफलाइन स्टार्ट होता है बच्चा इस टॉपिक से, दैट एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट। एक देश के लिए ट्रांसपोर्ट इतना जरूरी क्यों है कि ट्रांसपोर्ट को देश की लाइफलाइन बोला जा रहा है? इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल तभी पहुंचेगा जब देश का ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट है। सारा फाइनल प्रोडक्ट भी मार्केट तक तभी पहुंचेगा, कंज्यूमर तक तभी पहुंचेगा जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है। लेबर भी फैक्ट्री तक तभी पहुंचेगी जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है। हम घूमने भी तभी जाएंगे, टूरिज्म भी सपोर्ट तभी होगा जब देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर है, एफिशिएंट है। तो रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचने के लिए, गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के लिए, देश के बाहर एक्सपोर्ट का सामान भेजने के लिए, लेबर की मूवमेंट के लिए और हमारे टूरिज्म के लिए, इन सब की सारी चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें एफिशिएंटली नहीं हो पाएंगी और फिर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हिंडर हो जाएगी। नाउ व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? There are three major means of transport. One is land, one is water and one is air. लैंड में हमारे पास तीन है सिलेबस में, एक है रोडवे, एक है रेलवे और एक है पाइपलाइंस। और वाटर में हमारे पास दो हैं, इनलैंड जो देश के अंदर का पानी की बात हो रही है, तो इनलैंड देश के अंदर वाले पानी में ट्रांसपोर्ट, और ओवरसीज मतलब कि देश के बाहर वाले पानी में ट्रांसपोर्ट। एयर में भी हमारे पास दो हैं, डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर हवाई जहाज उड़ाना जैसे कि दिल्ली से बैंगलोर, और एक है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में हमारे पास फर्दर दो हैं, पब्लिक एयरलाइन और प्राइवेट। और डोमेस्टिक में हम हेलीकॉप्टर्स भी पढ़ते हैं और डोमेस्टिक में हम एयरप्लेन्स भी पढ़ते हैं। तो अभी जल्दी से रोडवे से स्टार्ट करते हैं, फिर हम जाएंगे रेलवे पे, फिर पाइपलाइंस पे और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। रोडवेज आपको पता है कि देश में बहुत बड़ा रोडवेज का नेटवर्क है, 3.5 लाख किलोमीटर से ऊपर रोडवे का नेटवर्क है, क्योंकि हमें इतनी की ज़रूरत है। रोडवे हमारे लिए डोर टू डोर फीडर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। मतलब किसी से घर से उठ के किसी के घर जाना है, कश्मीर से किसी के घर उठ के कन्याकुमारी तक किसी के घर जाना है, आपको कोई ना कोई सड़क मिल जाएगी। तो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करती है रोडवे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका रेलवे के मुकाबले, पाइपलाइन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। अनइवन सरफेस, जितना मर्जी ऊबड़ खाबड़ सरफेस हो आप उस पर रोडवे बना सकते हो, जितना मर्जी पहाड़ हो वहाँ पे रोडवे बनाना फिर भी इजी है रेलवे के मुकाबले, और पाइपलाइन लगाना तो और भी डिफिकल्ट है। तो ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स यानी कि हिमालयस पे सड़क बनाना सबसे ईजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इकोनॉमिकल होता है, अगर एक इंसान को जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्राइवेट गाड़ी में भी जा सकते हो, आपको पूरी की पूरी रेलवे बुक करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल टू गो टू शॉर्ट डिस्टेंसेज और टू इवन फ्यूअर पीपल हैव टू मूव। बहुत सारे लोग भी रोडवे के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बस वगैरह, और बहुत कम लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल साइकिल, राइट। लोअर कॉस्ट होती है लोडिंग और अनलोडिंग की। सड़क पे अगर लोडिंग अनलोडिंग करना है, मान लो कि एक ट्रक से दूसरे ट्रक में सामान पहुंचाना है, तो लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट बहुत कम है। ट्रेन वगैरह में लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और पाइपलाइन में तो यूजुअली पॉसिबल ही नहीं होता है। रोड ट्रांसपोर्ट दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए फीडर का काम करता है, यानी कि अगर आपको रेलवे जाना है तो रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको रोडवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोई भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपको लेना है तो आपको रोडवे का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारे देश में कितनी तरीके की रोड्स हैं। देखो इतना बड़ा रोड नेटवर्क है हमारा, तो हमारे पास सारी सड़कें एक समान तो नहीं है, ऑब्वियसली अलग अलग सड़कें हैं। पहली सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट सड़क है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो इंडिया के 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करती है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को सुपर हाईवेज भी बोले जाते हैं क्योंकि इसमें 6 लेन्स होती हैं। लेन पता है ना, एक लेन में गाड़ी चलाओ, 2 लेन में गाड़ी चलाओ, इसमें 6 लेन्स होती हैं।
तो देयर आर सुपर हाईवेज। इनके 2 कॉरिडोर भी हैं बच्चा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का दिखता है। ये 2 कॉरिडोर हैं उसके, जिसे नॉर्थ साउथ ईस्ट और सॉरी वेस्ट और ईस्ट कॉरिडोर बोला जाता है, और ये 4 शहरों को भी कनेक्ट करता है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और कॉरिडोर किन्हें कनेक्ट करते हैं? ऊपर वाला जो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है, और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब पतली लंबी सी लाइन होते हैं ना स्कूल में, कॉरिडोर वही है, मतलब कॉरिडोर मतलब कि स्ट्रेट लाइन। तो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है आपका असम को, असम में एक सिलचर नाम की सिटी है, उसको कनेक्ट करता है गुजरात के पोरबंदर शहर से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। 4 जो मेजर सिटीज हैं जिसे कनेक्ट करता है वो भी याद रखने हैं, जो कॉरिडोर्स हैं ये भी याद रखने हैं। सुपर हाईवेज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि दिल्ली कह रही हूँ, इंडिया के 4 मेजर मेट्रो सिटीज के बीच का जो हम टाइम और डिस्टेंस है वो कम से कम कर पाएं, क्योंकि ये हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ये 4 शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाईवेज हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इसका देखभाल भी करती है और बनाती भी है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे देश की प्राइमरी सड़कों में आते हैं। नेशनल हाईवे देश के 2 मेजर एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 1 जिसे आप शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हो, वो इंडिया के अमृतसर, आपको पता है अमृतसर में वाघा बॉर्डर है, तो वो हमारे देश का एक एक्सट्रीम पार्ट है, और वहां से दिल्ली की पॉलिटिकल हब, इंडिया की पॉलिटिकल हब यानी कि दिल्ली को कनेक्ट करने का जिम्मा है नेशनल हाईवे नंबर 1 का। तो ऐसे ही जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो देश के 2 एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, और इन्हें बनाने का और मेंटेन करने का जिम्मा होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नाम की ऑर्गेनाइजेशन को। बच्चा ये डिपार्टमेंट के नाम जरूर याद रखना। NHAI सिर्फ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाती है और देखभाल करती है, नेशनल हाईवेज CPWD बनाता है। ठीक है, स्टेट हाईवेज का काम होता है एक स्टेट के अंदर कैपिटल सिटी को बाकी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करना। ये बनाए जाते हैं स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा। फॉर एग्जांपल लखनऊ को आप गोरखपुर से कनेक्ट कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ को आप पटियाला से कनेक्ट कर रहे हो, राइट। डिस्ट्रिक्ट रोड होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक हेडक्वार्टर होता है बच्चा। फॉर एग्जांपल गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर जो शहर है वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, लेकिन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में कुशीनगर और बहुत छोटे एरियाज भी आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के बाकी गांव बाकी शहरों से कनेक्ट करने का काम करते हैं। इन्हें बनाना और मेंटेन करना जिला परिषद के अंडर आता है। जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट परिषद। अदर रोड्स मतलब शहर, इंडिया में जो बाकी सड़कें होती हैं उन्हें अदर रोड की कैटेगरी में डाल देते हैं। यूजुअली अदर रोड में अभी भी कुछ सड़कें हैं इंडिया में जो कच्ची सड़कें हैं, अनमेटल्ड सड़कें हैं, लेकिन बाकी सारी सड़कें फिर भी पक्की हो गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी थी, और इसके तहत हमने कोशिश की थी कि देश के हर छोटे से छोटे गाँव को आसपास के शहरों से कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि जब गाँव वालों की हेल्थ पे कोई असर पड़ता है या उन्हें स्कूल वगैरह जाना होता है तो उन्हें बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी आसपास के शहरों तक जाने के लिए। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बाद अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया में वो थोड़ा वेल डेवलप्ड हो गया है, इवन इन द गांव। ठीक है, देन बॉर्डर रोड हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा एटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बॉर्डर रोड देश के बॉर्डर्स पे होती है, और आप जानते हो कि देश के बॉर्डर्स पे हम पड़ोसी देशों को टच करते हैं, तो वहां से हमारी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बॉर्डर रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता ही है, आप ना भूटान में सड़क के थ्रू भी जा सकते हो, नेपाल में सड़क के थ्रू भी जा सकते हो। ऑल ऑफ द टूरिज्म इज पॉसिबल ऑल बिकॉज वी हैव ग्रेट बॉर्डर रोड्स इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। बॉर्डर रोड लाइक आई सेड डिफेंस, टूरिज्म और बाकी देशों के साथ ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1960 में हमने ब्रो बनाया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तब से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही देश में बॉर्डर रोड्स का बनाने का और ख्याल रखने का जिम्मा उठाता है। तो आप बॉर्डर रोड्स ना बच्चा बहुत डिफिकल्ट टेरेंस पे बनती है, मोस्टली हिमालयस वाले एरिया में बॉर्डर रोड देखने को मिलती है, तो इनको बनाना बहुत इजी नहीं है, लेकिन ब्रो डज अ ट्रेमेंडस जॉब, और हमारे देश की बॉर्डर रोड बहुत ही पक्की और बहुत ही बढ़िया तरीके की हैं। नेक्स्ट इज रेलवे। प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोडवे बताऊं, प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोडवेज लिख ही देती हूं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोडवेज, पहला है ट्रैफिक,
फिर है कच्ची सड़कें यानी कि अनमेटल्ड सड़कें, फिर है ट्रैफिक अनमेटल्ड सड़कें, लैक ऑफ हाईवेज, lack of highways and poor construction and poor planning. तो यूजुअली क्या होता है, हम सड़कें बना देते हैं लेकिन सड़कों के आसपास पेवमेंट कैसे बनाने हैं, बाकी चीजें कैसे बनानी है वो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी इंडिया की सड़कों में कि ट्रैफिक बहुत होता है, अनमेटल्ड रोड है, हाईवेज नहीं है, पुअर कंस्ट्रक्शन है और प्लानिंग भी पुअर है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप रोडवेज की प्रॉब्लम में डाल सकते हो। नाउ लेट्स कम टू रेलवे बच्चा। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। प्रिंसिपल मतलब बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का, इंडस्ट्रीज को फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट तक ले जाने का, यानी कि मालगाड़ी। फ्रीट का मतलब माल जाना, गाड़ियों से माल जो जाता है रेलवेज से, ठीक है। मालगाड़ी और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करने का सारा जिम्मा उठाती है हमारी रेलवे। रेलवे आप जानते हो कि इसमें आपको फर्स्ट ईयर एसी भी मिल जाता है, सेकेंड ईयर एसी भी मिल जाता है, थर्ड ईयर एसी भी मिल जाता है और इसमें आपको जनरल बुग्गी भी मिल जाती है और मालगाड़ी भी मिल जाती है। तो हर तरीके के लोग रेलवे को इस्तेमाल कर सकते हैं, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है रेलवे, यानी कि गवर्नमेंट की वो इंडस्ट्री है रेलवे, वो सेक्टर है गवर्नमेंट का बनाया हुआ जिसमें सबसे ज्यादा लोग इंडिया में एम्प्लॉयड हैं। तो इंडियन रेलवे सिर्फ हमें जोड़ने का काम नहीं करती बल्कि हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करती है। जो हमारी इंडिया में पहली ट्रेन लगी थी वो पता है कहाँ लगी थी? महाराष्ट्र में। मुंबई से थाने तक का 34 किलोमीटर का 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था हमारी इंडिया की पहली ट्रेन ने 1853 में। और उसके बाद से तो देखो इंडिया में ट्रेन ही ट्रेन बन गई है कि कुछ हमारे 17 से 18 जोन्स बन गए हैं इंडियन रेलवेज के। ऑल पॉसिबल बिकॉज हमारे पास रेलवे नेटवर्क इतने सारे हैं। और पता है गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो तो वर्ल्ड में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन में भी आता है। तो हम ऐसे रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं रेलवे की बदौलत। लेकिन बच्चा रेलवे की प्रॉब्लम्स भी कम नहीं है। रेलवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बिना टिकट के चढ़ते हैं रेलवे में आज भी, चाहे मजे के लिए चढ़ते हो चाहे ज़रूरत के लिए चढ़ते हो, लेकिन लोग बिना टिकट के चढ़ते हैं। रेलवे को मेंटेन करने में बहुत खर्चा आता है सरकार का। अगर हम बिना टिकट चढ़ेंगे तो फिर रेलवे नुकसान में जाएगा, घाटे में जाएगा। और रेलवे में चोरी भी बहुत होती है, लोग बाथरूम का मग तक उठा के ले जाते हैं यार। चेन पुलिंग बहुत होती है, ये भी डाल देती हूँ। लोग बेफालतू की चेन पुलिंग करते हैं। उन्हें मेन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले उतरना होगा, वो ट्रेन पुलिंग कर देंगे। भाई रेलवे स्टेशन पे उतर के 2 किलोमीटर का ऑटो ले लो ना। नहीं, चेन पुलिंग, थेफ्ट, डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी और ट्रैवलिंग विदाउट टिकट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेलवे। नाउ लेट मी टेल यू ऑल्सो कि रेलवे इंडिया में फिजियोग्राफी पे भी डिपेंड करता है। मतलब हम कैसा टेरेन है इंडिया का उस पर भी रेलवे का नेटवर्क डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में प्लेन एरिया है और वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है और एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है, तो वहाँ रेलवे बनाने से फायदा होता है। लेकिन हिमालयस पे रेलवे नहीं बन पाते हैं, राइट। और ऊपर से आपका थार डेजर्ट में हिमालयस नहीं, रेलवे नहीं बन पाते हैं क्योंकि वहाँ पे तो रेलवे धंस जाएगी रेत के अंदर। और डेक्कन प्लेट्यू पे भी रेलवे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो प्लेन एरिया पे रेलवे अच्छे बनते हैं। मार्शी लैंड का मतलब दलदल वाला जो लैंड होगा या डेजर्ट लैंड जो होगा वहां पे रेलवे अच्छे नहीं बनते और हिमालयस पे रेलवे अच्छे नहीं बनते। नाउ अनमेटल्ड और मेटल रोड, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज इन योर सिलेबस, बट पढ़ लो, 2 लाइन का ही है। मेटल रोड होती है पक्की सड़कें, अनमेटल रोड होती हैं कच्ची सड़कें। मेटल रोड का मतलब होता है ऐसी सड़कें जो पक्के सामान से बनी हैं, जैसे कि ब्यूटमन, कंक्रीट, सीमेंट। ये हर वेदर में अच्छी चलती हैं, ये खराब नहीं होती हैं। और अनमेटल सड़कें होती हैं जो कच्चे सामान से बनी होती हैं, जैसे कि मिट्टी से बनी हुई होती हैं या डस्ट से बनी हुई होती हैं, डस्टी रहती हैं और जब इन पे बारिश पड़ती है तो ये खराब हो जाती हैं, यानी कि बारिश के सीजन पे आप इन्हें यूज़ ही नहीं कर सकते। फिर होती है एक रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी का मतलब होता है बच्चा एक एरिया में कितनी सड़क अवेलेबल है, मतलब हाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रोड नेटवर्क अवेलेबल पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज रोड डेंसिटी। आई डोंट थिंक इट्स इन योर सिलेबस, आई जस्ट वांटेड यू टू नो। नेक्स्ट इज, देखो ये मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि एग्जाम्पल के साथ बताओ कि कैसे इंडिया का रेलवे नेटवर्क अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और या इंडिया की फिजियोग्राफी पे डिपेंड करता है। तो नॉर्दर्न प्लेन में अच्छा बनता है, हिली एरियाज में बुरा बनता है, हिमालयस पे और बुरा बनता है,
थार डेजर्ट में बन नहीं सकता है, मार्शी लैंड पे बन नहीं सकता है, शाहिदरी में बड़ी मेहनत करके हमने बनाया है, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो कुल मिला के मतलब बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, यही कुछ स्टेट्स बचती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पे बहुत अच्छे से रेलवे नेटवर्क, एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क बन सकता है। कूल। नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बन सकता, वहाँ पे बहुत पहाड़ हैं, वहाँ पे बाढ़ वाड़ भी बहुत आती है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा डेवलप नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट इज पाइपलाइंस। पाइपलाइन बच्चा लैंड नेटवर्क में ही आता है, लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है। पाइपलाइन की लेइंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, इनिशियल लेइंग कॉस्ट, मतलब जब पाइपलाइन बन रही होती है तो उसकी इनिशियल लेइंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, ये इसका एक डीमेरिट भी है, इज वेरी हाई, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, बीच में कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, वेरी हाई आना था, सॉरी। लेकिन बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इज लो। तो इनिशियली बहुत पैसा लगता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लिखता है। पाइपलाइन की सबसे खास बात है कि उसमें ट्रांसशिपमेंट लॉसेस नहीं होते हैं। ट्रांसशिपमेंट लॉसेस मतलब कि एक जगह से पाइपलाइन में जो आप सामान भेज रहे हो, जो लिक्विड या गैस भेज रहे हो, वो दूसरी जगह वैसे ही पहुंचेगा, आपको बीच बीच में उसकी गाड़ी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। गाड़ी चेंज करते हैं ना जब ट्रक से, जैसे मान लो ट्रेन में लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जो है वो खराब हो जाता है या उसका लॉस हो जाता है। पाइपलाइन में वो सिस्टम ही नहीं है, एक जगह से भेजा है दूसरी जगह पहुंच ही जाएगा, तो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस आर नॉट देयर। आप इसमें सॉलिड भी भेज सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड, वैसे तो लिक्विड और गैस ही यूजली भेजा जाता है, लेकिन सॉलिड अगर भेजना है तो स्लरी के फॉर्म में, यानी कि घोल, घोल के फॉर्म में भेजना पड़ता है। स्लरी का मतलब घोल, राइट। हमारे इंडिया में बहुत सारे पाइपलाइन नेटवर्क हैं। जो 3 पाइपलाइन नेटवर्क जो सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में, वो है आसाम से कानपुर, फिर आपका गुजरात से जलंधर, और हजीरा जो कि अगेन गुजरात में है, हजीरा टू जगदीशपुर। जगदीशपुर कहां है? यूपी में। और विजयपुर कहां है? मध्य प्रदेश में। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है HJV पाइपलाइन। ये सबसे ज्यादा फेमस है, हजीरा जगदीशपुर विजयपुर वाला। याद रखना, हजीरा गुजरात में है, जगदीशपुर यूपी में है, विजयपुर MP में है। असम वाला जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद इन सबको कनेक्ट करता है। ये जो बीच वाला है गुजरात और जलंधर वाला, ये गुजरात के सलाया को पंजाब में जलंधर से कनेक्ट करता है, बीच में मथुरा को भी कनेक्ट करता है, सोनीपत और दिल्ली को भी कनेक्ट करता है, राइट। चक्सू को भी कनेक्ट करता है, छोटी छोटी जगहें हैं। हजीरा जगदीशपुर विजयपुर वाला देखो ऑलरेडी 3 स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान कोटा को कनेक्ट करता है, शाहजहानपुर को करता है, बबराला को करता है उत्तर प्रदेश में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे नाम आपको रटने नहीं है, लेकिन पाइपलाइन पे अगर शॉर्ट नोट आए या कुछ पाइपलाइन पे लिखने को आए तो एक पाइपलाइन अगर मेंशन करनी हो एज एन एग्जांपल तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में वाटरवे। वाटरवे, अब हम लैंड से उठ के वाटरवे पे चले गए। वाटरवे सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कंपैरेटिवली फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि कम तेल में ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा सामान ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बहुत बल्कि आइटम कैरी करना है और ओवरसीज कैरी करना है, क्योंकि इंडिया आप जानते हो कि आसपास क्या है, 3 तरीके से तो समंदर से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो अगर हमें ओवरसीज ट्रेड करनी है तो हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, वाटरवे का इस्तेमाल करना पड़ता है भारी सामान के लिए स्पेशली। इसीलिए इंडिया का 95% ट्रेड वॉल्यूम जो है वो वाटरवे के साथ जाता है। इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, आप जानते हो 7500 किलोमीटर से ऊपर हमारी कोस्ट लाइन है। गुजरात से शुरू होती है, वेस्ट बंगाल तक है, तो हमारी कोस्ट लाइन तो बड़ी सारी है। और
हमारे पास कुछ 13 मेजर पोर्ट्स हैं, इसके अलावा 205 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। ये मेजर पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे इंटरनेशनल ट्रेड कैरी आउट किया जाता है, जहां से बहुत सारा पैसा आता है, तो वाटरवे हमारे लिए बहुत जरूरी है। चीपेस्ट होता है बच्चा, आप केरला वगैरह जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे 2-2 रुपए 3-3 रुपए में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। 2-2 3-3 नहीं, अब तो 5 रुपए की टिकट हो गई है, लेकिन 5 रुपए में आप 6-7 किलोमीटर पानी पे ट्रैवल कर सकते हो, ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटरवे, तो बहुत सस्ता है। एनीवे आप उसमें अपनी साइकिल लेके भी चढ़ सकते हो, बाइक लेके भी चढ़ सकते हो, तो बल्क बल्क का सामान भी जाता है इसमें। एनीवे डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि मानसून के टाइम पे नेविगेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर पानी नीचे पानी बहुत डिफिकल्ट है और बहुत स्कैरी हो जाता है, स्पेशली ओशंस और सीज बहुत स्कैरी हो जाते हैं। शिप के सिंक होने का हमेशा खतरा बना रहता है, ऑयल स्पिल होने का खतरा बना रहता है। ऑयल स्पिल होते भी बहुत हैं दुनिया में, ऑयल स्पिल की वजह से नुकसान तो होता ही होता है, दूसरा एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है, राइट। स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप सोचो 2 घंटे में पहुंच जाओ एक जगह से दूसरी जगह, तो थोड़ा नामुमकिन सा है अगर आपको 2 देशों में ट्रैवल करना है। तो एयरवे तो फट से ले जाता है, लेकिन वाटरवे में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये इसका अपना मजा है, क्रूजेस पे जाते हैं लोग इसीलिए। बट दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज दैट इट इज वेरी वेरी स्लो। इट कैन बी यूज इन लिमिटेड एरियाज। ऑब्वियसली वाटरवे के लिए आपको लैंड पे तो वाटरवे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और आपको बहुत बड़ी शिप चलानी है तो आप छोटी सी नदी में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो लिमिटेड एरियाज में वाटरवे अच्छे से इस्तेमाल होता है, मोस्टली ओशंस एंड सीज में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्ट्स। पर पोर्ट्स पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट वाटरवे जो हैं इंडिया के, वो मैं बता देती हूँ आपको। इनलैंड वाटरवे भी हमारे पास, हम आउटलैंड वाटरवे भी है। देर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑल्सो, बट अभी जो मैं बता रही हूँ यही वाले फेमस हैं। वैसे तो आएंगे नहीं, बट आए तो इसी में से कुछ आएगा। एक है गंगा रिवर का बच्चा, जो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कौन सी नदी है? गंगा। इसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 भी बोला जाता है। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा नदी पे, ये कनेक्ट करता है बच्चा सादिया को, कैसे किसी लड़की का नाम लगता है मुझे जब भी मैं सादिया बोलती हूँ, डुबरी तक, नॉर्थ ईस्ट में ऑफ कोर्स, क्योंकि वही है आपकी ब्रह्मपुत्रा। तीसरा है आपका गोदावरी और कृष्णा पे। और चौथा है आपका ब्रह्मणी रिवर पे। इसके बाद आप जानते हो कि देर आर सम इन मांडवी, जुआरी, सुंदरबन ऑल्सो, और बैक वाटर ऑफ केरला तो कितना फेमस है ही। तो हमारे पास बहुत सारे इनलैंड और बहुत सारे आउटलैंड वाटरवेज हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 पे ही आएगा, इलाहाबाद हल्दिया गंगा रिवर वाला, और किसी पे तो यूजुअली आता है नहीं। आगे चलते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं? समंदर किनारे एक ऐसा एरिया जहाँ पे शिप पार्क होते हैं, जहाँ से शिप आते हैं और जाते हैं, उन्हें पोर्ट बोला जाता है। इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं, सिर्फ मेजर पोर्ट हमारे सिलेबस में है, बाकी माइनर पोर्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले कांडला पोर्ट की बात करते हैं। कांडला पोर्ट वो पहला पोर्ट था जो इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया गया था। इसका दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट, याद कर लो, अभी याद कर लो। मुंबई पोर्ट, जहां हमारे ट्रेड का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो मुंबई पोर्ट पे इतना प्रेशर बढ़ गया था बच्चा, इतना प्रेशर बढ़ गया था, इतना ट्रैफिक बढ़ गया था कि मुंबई पोर्ट से ट्रैफिक और प्रेशर को कम करने के लिए दीनदयाल पोर्ट खोलना पड़ा था। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान बना था, तब कराची पोर्ट पाकिस्तान के साथ चला गया था, तो मुंबई और कराची पहले जो है ट्रेड वॉल्यूम झेल लेते थे, लेकिन कराची के लॉस के बाद हमें दीनदयाल पोर्ट खोलना पड़ा। तो कांडला पोर्ट बहुत ही फेमस हो गया है, क्योंकि जो भी नॉर्थ इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस्ट है, चाहे वो कश्मीर हो या आपका हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल शहर या नॉर्थ इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका सारा सामान बाहर के देशों में भेजा जाता है कांडला पोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो फिर से बता रही हूँ पॉइंट। पहला पोर्ट था जो इंडिपेंडेंस के बाद खोला था, मुंबई पे ट्रैफिक और वॉल्यूम कम करने के लिए खोला गया था। दूसरा नाम दीनदयाल पोर्ट है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को केटर करता है। दूसरा है आपका मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट आप जानते हो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो स्पेशियस है, काफ़ी जगह है, नेचुरल है, वेल शेल्टर्ड हार्बर है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम इंडिया का मुंबई पोर्ट से ही होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी एक पोर्ट था जो मुंबई पोर्ट के आसपास ही खोला गया था। क्योंकि मुंबई पोर्ट पे इतना ट्रैफिक बढ़ने लग गया था, शिप्स ही शिप्स हुआ करती थी, कोई बेचारी शिप मूव ही नहीं कर पाती थी, पार्किंग लॉट टाइप दिखने लग गया था मुंबई पोर्ट, इसलिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया था।
ये तो हो गए महाराष्ट्र और गुजरात की बात। अब चलते हैं गोवा पे। छोटा सा शहर हमारा, छोटा सा स्टेट, सॉरी, सबसे छोटा स्टेट हमारा, लेकिन गोवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है मोर्मुगांव पोर्ट। अभी मैं जब लास्ट टाइम गोवा गई थी तो मैं पोर्ट देख के जरूर आई थी, मैं फोटो खींचना भूल गई, मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, वरना मैं आपको जरूर दिखाती। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट गोवा में। ये प्रीमियर आयरन ओर पोर्ट है, यानी कि यहाँ से देश का जो अच्छा आयरन होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया का ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का आयरन जो है वो मोर्मुगांव पोर्ट के थ्रू ही बाकी देशों में भेजा जाता है और हमें मिलता है पैसा। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। ये भी अगेन कर्नाटका में बहुत सारी आयरन और माइंस हैं, तो वो आयरन एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी, स्पेशली कुद्रेमुख माइंस नाम की जो माइन है आयरन की, वहां से जो आयरन है बाकी देशों में न्यू मैंगलोर पोर्ट के साथ जाता है। कोची, कोची देश का एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे साउथ इलाके में सबसे नीचे जो पोर्ट है वो है कोची पोर्ट। कौन सी स्टेट में है? केरला में है। बहुत ही सुंदर पोर्ट है, अगेन मैंने देखा हुआ है। आई वॉन्ट टू शो योर फोटो, बट अगेन मैं भूल गई फोटो लगाना, आई एम सो सॉरी। बट एनीवे बहुत सुंदर सा पोर्ट है। इसके एंट्रेंस पे एक लगून बनता है बच्चा, और नेचुरली हार्बर्ड है, मतलब कि पोर्ट ऐसा है कि 2-3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है ऐसे पोर्ट्स को। दैट इज योर कोची पोर्ट। देन वी हैव चेन्नई का पोर्ट। चेन्नई का पोर्ट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है कंट्री का, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था। मुंबई पोर्ट के बाद अगर कोई पोर्ट है जहां से सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड का जाता है, तो वो है आपका चेन्नई पोर्ट। तो फर्स्ट है मुंबई, सेकेंड है चेन्नई। देन वी हैव ट्यूटिकोरिन। जैसे वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे साउथ में कोची पोर्ट है, उसी तरीके से ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे साउथ में ट्यूटिकोरिन पोर्ट है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। ये पोर्ट भी नेचुरली हार्बर्ड है, रिच हिंटरलैंड को केटर करता है। रिच हिंटरलैंड का मतलब तमिलनाडु का जो लैंड है, मेन लैंड है, उसको केटर करता है। काफ़ी ट्रेड इससे भी हैंडल हो जाता है, स्पेशली श्रीलंका या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर हमें कुछ भेजना होता है तो ट्यूटिकोरिन पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे गहरा लैंडलॉक्ड पोर्ट है, काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड है। लाइक आई सेड, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटेक्शन इसकी बहुत ज़रूरी है। नेचुरली भी प्रोटेक्टेड है और हम वैसे भी प्रोटेक्टेड रखते हैं। ओरिजिनली ये आयरन और एक्सपोर्ट के पोर्ट के लिए बनाया गया था, अभी जो है डिफेंस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट कौन सी स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये भी आयरन ओर को केटर करता है। छोटा नागपुर प्लेटू से जो भी आयरन प्रोड्यूस होता है वो आयरन बाकी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है पैरादीप पोर्ट से, उसका कुछ पार्ट ऑब्वियसली। कलकत्ता, कलकत्ता में 2 पोर्ट हैं, एक तो है कलकत्ता पोर्ट, कैलकटा पोर्ट, कैलकटा मत लिख के आना, मैं कैलकटा बोलती हूँ, कोलकाता, कोलकाता पोर्ट, और दूसरा है हल्दिया पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है इनलैंड पोर्ट है, यानी कि नदी पे बना हुआ पोर्ट है। ये कलकत्ता की जनता को केटर करता है, उसके लैंड को केटर करता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ है। टाइडल पोर्ट है, यानी कि समुद्र की जो टाइड्स होती हैं उसकी एनर्जी यूज करके आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइड्स बहुत आती हैं। ड्रेजिंग ऑफ हुगली, कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली, हुगली जो है कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है? ड्रेज करती रहती है। उसकी वजह से टाइड्स, मतलब लैंड को जब नदी का पानी बार बार टच करेगा तो फिर उससे टाइड्स जनरेट होंगी और उन टाइड से आप एनर्जी बना सकते हो। फिर है हल्दिया पोर्ट। कलकत्ता पोर्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना पड़ गया था और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, तो फिर हमने हल्दिया पोर्ट बनाया था। बच्चा म्यांमार जैसे स्टेट्स को अगर केटर करना होता है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, तो फिर हम कलकत्ता पोर्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी देशों के लिए भी करते हैं, बट लाइक आई सेड म्यांमार तो पास नहीं है। सो दीज वर आर पोर्ट्स। अभी हम मैप पढ़ेंगे तो इन पोर्ट्स को अच्छे से और पढ़ लेंगे। अभी हम चलते हैं एयरवेज पे। एयरवेज मतलब हवाई जहाज, यस हवाई जहाज, बट ऑल्सो हेलीकॉप्टर। एयरवे आपको पता है कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक और मैं आपको बात बताऊं, हमें लगता है कि एयर क्रैश बहुत होता है, सब सेफ नहीं है, एयरप्लेन में ट्रैवल करना सेफ नहीं है। आप ये सुनो, कितने सारे रोड एक्सीडेंट आपके रोज अखबार में छपते हैं, लेकिन कितनी आपकी एयरप्लेन एक्सीडेंट छपते हैं? बहुत ही कम ना। तो एयरप्लेन इज एक्चुअली द मोस्ट सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबसे सेफ है, सबसे फास्ट है, सबसे कंफर्टेबल है, सबसे प्रीमियर है। थोड़े पॉश लोग इस्तेमाल करते हैं और वॉर के टाइम पे देश के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि अगर नीचे वॉर चल रही है तो आप ऊपर से उड़ के जा सकते हो। नेचुरल कैलामिटी, अगर नीचे कोई सुनामी, डिजास्टर कुछ भी चल रहा है तो आप ऊपर से उड़ के जा सकते हो। तो डिजास्टर के टाइम पे, वॉर के टाइम पे ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। रिमोट एरियाज जहाँ पे रोड बनाना, रेलवे बनाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे एयरवे इस्तेमाल होते हैं। कॉन्स यानी कि डीमेरिट्स इसके हैं कि ये अभी भी बहुत महंगा है, नॉर्मल पॉपुलेशन की रीच से बाहर है, स्पेशली नॉर्मल पॉपुलेशन जो गरीब है। अनडिपेंडेबल है, रिस्की है, वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट है। अभी मैं वापस आ रही थी गोवा से कुछ महीनों पहले, तो मेरी फ्लाइट 5 घंटे लेट हो गई थी।
बैंगलोर से गोवा 1 घंटे की फ्लाइट होती है, लेकिन 5 घंटे डिलेड थी। कैन यू बिलीव इट? तो मुझे आने में 6 घंटे लग गए थे। तो फिर काय का फास्टेस्ट मोड, राइट? तो वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है, बारिश वारिश होती है, बिजली बिजली कड़कती है, तो यूजली आपकी फ्लाइट्स जो है स्थगित हो जाती हैं, यानी कि पोस्टपोन हो जाती हैं। एक्सीडेंट, मोर एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, सेफ है एक्चुअली, अनलेस देर आर वेदर कंडीशन विच आर वेरी वेरी बैड। अनडिपेंडेबल है थोड़ा सा, और यही है कि हर जगह यूज नहीं हो सकता। मतलब ऐसा है कि आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, कांट बी यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। अब आपको 3 किलोमीटर जाना है तो फ्लाइट नहीं ले सकते आप ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसके कुछ ऐसे फीचर्स है बच्चा कि वहाँ पे लोगों को एयरवेज में कंसेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रोडवे और रेलवे बहुत अच्छा डेवलप नहीं है। आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में डायसेक्टेड रिलीफ है। डायसेक्टेड मतलब पहाड़ आया, पहाड़ के बीच में वैली आ गई, फिर दूसरा पहाड़ आया, इस पहाड़ पे भी लोग रहते हैं, उस पहाड़ पे भी लोग रहते हैं, बीच में खाई है, कहाँ से सड़क बनाए, है ना? ऊपर से सड़क बनाने के लिए इतने सारे फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, क्या करेंगे हम इतने फॉरेस्ट काट के? अच्छा खासा बेचारा हमारा नॉर्थ ईस्ट इतना हरा भरा है। तो डायसेक्टेड रिलीफ स्ट्रक्चर है, डेंस फॉरेस्ट है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती है वहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, बहुत फ्लड्स आती हैं उसकी वजह से, बड़ी बड़ी नदियां हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रोडवे और रेलवे का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहाँ के लोगों को टाइम कंज्यूमिंग ना हो उनके लिए ट्रैवल करना, और उनके लिए ईजी हो, एफिशिएंट हो ट्रैवल करना। इसीलिए हमारी जो सरकार है वो एयरवेज में थोड़ा कंसेशन देती है, चीपर रेट्स पे उन्हें प्रोवाइड करवा देती है। नाउ नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप एक सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज पहुंचाता है तो आप उसे कम्युनिकेशन बोलते हो। यानी कि द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज बेसिकली नोन एज कम्युनिकेशन। दो तरीके से हो सकता है, पर्सनल कम्युनिकेशन अगर दो लोग बात कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन जैसे कि ये हो रहा है, मैं आपसे मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। अगर आप बहुत सारे मेल्स मुझे एक साथ कलेक्टिवली भेज रहे हो तो वो मास कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आप सिंगल मेल मुझे भेज रहे हो तो दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। मैं आपको टेक्स्ट कर रही हूँ, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मैं मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, दैट इज मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन 1 to many तक होता है या many to 1 तक होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन 1 to 1 होता है, राइट? हमारे इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, लैंड इतना बड़ा है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, इसलिए हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स को अच्छा एफिशिएंट रखने के लिए हमने अपने देश को 6 मेल चैनल्स में डिवाइड किया था। राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, पीरियोडिकल, बल्क मेल एंड बिजनेस। इस पे आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट है। 6 मेल चैनल्स में हमने क्यों डिवाइड किया था? ताकि हम उसे ऑर्गेनाइज्ड रख पाएं और उसको हम मेंटेन और एफिशिएंटली सुपरवाइज कर पाएं। तो राजधानी चैनल और मेट्रो चैनल यूजुअली मेट्रो सिटीज में देखने को मिलते हैं। पीरियोडिकल चैनल यूजुअली पीरियोडिकल्स के लिए होते हैं। बल्क मेल बल्क चीज़ों के ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्ट नहीं कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं ना। एनीवे, इंडिया में मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से जरिए हैं? न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो, पहले, और फोन, राइट? पहले फोन की बात करते हैं। इंडिया का एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है टेलीकॉम का। अब देखते हो हर किसी के पास 2 मोबाइल देखने को मिलते हैं, एक भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब मोबाइल नहीं भी हुआ करते थे तब भी हमने एसटीडी सर्विस दी थी इंडिया की जनता को, यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हमने यूनिफॉर्म रेट्स पे पूरे इंडिया को प्रोवाइड की थी। यूनिफॉर्म रेट्स का मतलब अगर आपको छोटे डिस्टेंस पे बात करनी है तो भी उतने ही पैसे लगेंगे, बड़े डिस्टेंस पे बात करनी है तो भी उतने ही पैसे लगेंगे। आप डिस्टेंस के नाम पे आपकी बातें रुकनी नहीं चाहिए। एसटीडी डायलिंग सर्विसेज ने ये चीज़ सॉल्व कर दी थी और हर गांव हर मोहल्ले में हमने एसटीडी सर्विसेज दी थी। खैर अब तो एसटीडी सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़ती, सबके पास मोबाइल फोन आ गए ना। अब बात करते हैं रेडियो की। हमारे पास रेडियो हर घर में चलता है, अब नहीं चलता है, लोग स्पॉटिफाई और विंक म्यूजिक वगैरह यूज करते हैं। लेकिन पहले रेडियो बहुत सुना करते थे। मैं तो अभी भी एफएम बहुत पसंद करती हूँ, एटलीस्ट व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, रोड ट्रिप। लेकिन हमारे पास एक नेशनल रेडियो चैनल भी है जिसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो। उसको प्यार से हम लोग आकाशवाणी भी बोलते हैं। जब भी कोई नेशनल अनाउंसमेंट करनी होती है या प्रधानमंत्री बात करते हैं या करती हैं भी हो सकता है, और या फिर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्पेंस करनी होती है, अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, तो ऑल इंडिया रेडियो को इस्तेमाल किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में प्रोग्राम आते हैं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं, रीजनल भाषाओं में भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे आते हैं। तो ये तो हो गया ऑल इंडिया रेडियो। फिर दूरदर्शन की बात करते हैं। दूरदर्शन हमारा नेशनल टीवी का चैनल है जिसका दूसरा नाम है इंडियन ऑल इंडिया टेलीविजन, ठीक है? तो दूरदर्शन ही लोग प्यार से बोलते हैं। लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम आते हैं। एजुकेशन बेस्ड भी आते हैं, हेल्थ बेस्ड भी आते हैं, फार्मर्स के लिए भी आते हैं, न्यू और
मैंने और भी कुछ देखा, प्लांट बेस्ड भी आते हैं, एक अंकुर आया करता था जब मैं छोटी थी, उसमें प्लांट्स के बारे में बताते थे। एनीवे वेरी नर्डी, बट हाँ इसमें दूरदर्शन में बहुत कुछ आता है, फन चीज़ें भी आती हैं, सीरियल वगैरह भी आते थे पहले। डेली न्यूज़पेपर की बात करते हैं। न्यूज़पेपर हमारे इंडिया में 100 से ज़्यादा भाषाओं में छापे जाते हैं। ऑब्वियसली हिंदी जो है लार्जेस्ट शेयर ऑफ न्यूज़पेपर है, उसके बाद उर्दू आता है, उसके बाद इंग्लिश आता है। तो हिंदी इंग्लिश उर्दू में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर छपते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बंगाली मराठी मलयालम में नहीं छपते हैं, सारी भाषाओं में छपते हैं। फिर फिल्म इंडस्ट्री पे जाते हैं। इंडिया में 2 तरीके की फिल्म बनती हैं, लॉन्ग फिल्म्स भी बनती हैं और फीचर फिल्म्स। फीचर फिल्म यानी कि लॉन्ग फिल्म्स, और डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं। तो हर तरीके की मूवीज़ हमारे यहाँ बनती हैं, रीजनल भाषाओं में भी बनती हैं, और जो हमारी 2 ऑफिशियल भाषाएं हैं इंग्लिश और हिंदी, उसमें भी बनती हैं। तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फीचर फिल्म का पूरी दुनिया में, क्योंकि लोग इतने हैं, मूवीज़ इतनी पसंद है हमें, तो हम बहुत सारी मूवीज़ बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मूवीज रिलीज होने से पहले, कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उस मूवी को पहले देखती है और सर्टिफिकेट देती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, मूवी स्टार्ट होने से पहले हॉल में कुछ इस तरीके के साइन बने होते हैं बच्चा, अडल्ट या फिर ये। तो इसका मतलब होता है कि मूवी अडल्ट है, और इसका मतलब होता है कि मूवी अंडर अडल्ट के लिए भी ठीक है। तो जैसे मकड़ी वगैरह जो मूवी बच्चों की मूवीज होती हैं वो अंडर अडल्ट्स में आती हैं, यानी कि वो कोई भी पॉपुलेशन देख सकती है, वो सबके लिए देखने के लिए ठीक है। अडल्ट मूवीज वो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है या बहुत ज़्यादा इंटीमेसी होती है, तो वो जो है अडल्ट पॉपुलेशन 18 से ऊपर वाली पॉपुलेशन के लिए सुपरवाइज की जाती हैं। तो जब अडल्ट मूवीज, बहुत वायलेंट मूवीज जब सिनेमा में दिखाई जाती हैं, तब बच्चों को एंट्री उसमें नहीं मिलती है। तो ये सर्टिफिकेशन की मूवीज में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, सोसाइटी को क्या, सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, ये सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। नाउ नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मैं एग्जांपल दे रही हूं, मान लो ये इंडिया है और ये सिंगापुर है। सिंगापुर, ये है इंडिया। इंडिया में 2 शहर ले लो, एक ले लो दिल्ली, एक ले लो आप पटना। दिल्ली से पटना के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो इसे बोलोगे डोमेस्टिक ट्रेड। क्या बोलोगे? डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन अगर पटना से सिंगापुर के बीच में ट्रेड हो रहा है तो इसे आप बोल दोगे इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब 2 देशों के बीच में ट्रेड होता है, किसी भी सामान का एक्सचेंज होता है, तो उसे ट्रेड बोलते हो। और ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो या तो सामान खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, राइट? तो इसीलिए एक्सचेंज वर्ड यूज करते हैं। बाइंग और सेलिंग भी लिख सकते हो आप, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट एक्सचेंज इज अ बेटर वर्ड। नाउ लेट मी टेल यू कि इंटरनेशनल ट्रेड हर देश में की जाती है, क्योंकि हर देश के पास सारे रिसोर्सेज हों ऐसा जरूरी नहीं है। और एक सेंटेंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इंटरनेशनल ट्रेड is the index to the economic prosperity। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब कि देश कितना पैसे के मामले में समृद्ध है। अब आप खुद देखो, मान लो ये इंडिया है। अभी हमने पहले पढ़ा कि इंडिया के पास पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर बनाने का सामान नहीं है, क्योंकि इंडिया में पोटैश अवेलेबल नहीं होता है। मान लो इंडिया जो है किसी कंट्री से, कंट्री नंबर एक्स से पोटैश मंगा रहा है, तो इस बात को आप क्या बोलोगे? इस बात को आप बोलोगे इम्पोर्ट। कंट्री में जो सामान आता है इम्पोर्ट। अब पोटैश आप मंगा रहे हो तो आप उसे क्या दोगे? पैसा। आपकी जेब से पैसा गया और आपकी जेब में आया पोटैश। लेकिन अगर वही हम कॉटन दे रहे हैं किसी कंट्री को, मान लो एक कंट्री है वाई, हम उसे कॉटन दे रहे हैं, तो हमारे देश में क्या आ रहा है? पैसा, राइट? तो एक्सपोर्ट में देश पैसा कमाता है और इंपोर्ट में देश पैसा गवाता है। सामान खरीदने में पैसा लगता है, सामान बेचने में पैसा मिलता है, राइट? तो जब जिस देश में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इफ एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट,
तो हम उस देश को बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रेड जो है फेवरेबल है, मतलब ट्रेड जो है देश के हित में है, क्योंकि देश में पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर इंपोर्ट ज्यादा होता है, मतलब कि देश बाकी देशों से चीजें ज्यादा खरीदता है और उसमें पैसा वेस्ट करता है, पैसा वेस्ट नहीं पैसा लगता है, तो हम बोलते हैं कि ट्रेड जो है अनफेवरेबल है। राइट तो फेवरेबल जब एक्सपोर्ट ज्यादा, अनफेवरेबल जब एक्सपोर्ट कम। और इसी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव कब है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव कब है? जब इंपोर्ट ज्यादा है। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया भी इंटरनेशनल ट्रेड करता है। कई सारा सामान है जो हम इंडिया में मंगाते हैं और कई सारा सामान है जो हम इंडिया से भेजते हैं। पहले जो मंगाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। हम कंट्री में बाकी जगहों से मंगाते हैं पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, जेम्स, खाने वाले जेम्स नहीं बेटा, नगीने मतलब कि ज्वेलरी वाले जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स जैसे कि पोटैश, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और हम बाकी देशों को भेजते क्या है? ज्वेलरी। ज्वेलरी बहुत तरीके की होती है, कुछ भेज देते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, क्या हो गया फिर? जेम्स, अगेन नगीने भी बहुत तरीके के होते हैं, केमिकल भी बहुत तरीके के होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन भी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूरिज्म। टूरिज्म का क्या मतलब होता है? टूरिज्म का मतलब होता है घूमना। डोमेस्टिक टूरिज्म होता है जो स्टेट के पैसे बढ़ाता है, और इंटरनेशनल टूरिज्म होता है जो कंट्री के पैसे बढ़ाता है। राइट, डोमेस्टिक टूरिज्म है कि जब आप दिल्ली से गोवा गए हो तो गोवा का टूरिज्म फ्लरिश कर रहा है, या आप गोवा से दिल्ली आए हो तो दिल्ली का टूरिज्म फ्लरिश कर रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म होता है जब सिंगापुर से लोग आपकी कंट्री में आए हैं तो पूरे देश को पैसा मिल रहा है। राइट, अब वो कहाँ पे भी जाएं, गोवा में जाएं तो भी इंडिया ही है, दिल्ली में जाएं तो भी इंडिया ही है, आगरा में जाएं तो भी इंडिया ही है। तो इंटरनेशनल टूरिज्म से देश में बहुत पैसा आता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल टूरिज्म की वजह से इंडिया जो है पूरी ग्लोबली नामा गिराना नाम है, काफ़ी बहुत जाना जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन भी होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह इंडिया के अंदर जाते हैं, चाहे वो तीर्थ के लिए जाएं, चाहे वो घूमने जाएं, तो उन्हें बाकी स्टेट्स का कल्चर पता चलता है, भाषा पता चलता है और आपस में प्यार बढ़ता है। तो एक देश के में ही एक स्टेट से दूसरी जगह जाने में नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। लोकल हैंडीक्राफ्ट, लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो खरीद के आते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट सपोर्ट होता है, वहाँ का कल्चर सपोर्ट होता है, वहाँ के टूरिज्म सपोर्ट होता है, वहाँ के होटल बिजनेस सपोर्ट होते हैं, कैफे बिजनेस सपोर्ट होते हैं, ये सब कुछ होता है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया बहुत सारी चीज़ों के लिए आते हैं। वो आते हैं पहली बात तो बनारस, आगरा जैसे शहरों के लिए जहाँ पे कल्चर बहुत स्ट्रांग है। वो आते हैं ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल इतना सारा टूरिज्म इंडिया में लेके आता है, पता है। वो आते हैं इंडिया में आयुर्वेदा देखने के लिए, होम्योपैथी देखने के लिए, पैराग्लाइडिंग करने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए, इंडिया में फ्रीली घूमने के लिए, और इंडिया के नेशनल हेरिटेज साइट्स को देखने के लिए, इंडिया में पहाड़ देखने के लिए, इंडिया में नदियाँ देखने के लिए, इंडिया में डेजर्ट देखने के लिए। ये सारी इंडिया की खूबसूरती टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। और इस टूरिज्म में अभी भी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी खास बात है। हमारे यहाँ लैंड अलग है, हमारे यहाँ क्लाइमेट अलग है, हमारे यहाँ फ्रूट्स अलग हैं, हमारे यहाँ पहनावा अलग है, लैंग्वेज अलग है, हर स्टेट का सब कुछ अलग अलग है। तो ये सिर्फ अलग अलग हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, इन्हें इस्तेमाल करके हम इंडिया के टूरिज्म को स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे बहुत ऊंचा कर सकते हैं, और कंट्री की हैंडीक्राफ्ट और कंट्री के हैंडलूम को और प्रमोट कर सकते हैं टूरिज्म को इस्तेमाल करके। ठीक है जी, चलो
क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। आप इसमें यही लिखोगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्री बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है, कंट्री को नेशनल लेवल पे ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है, गुड्स और रिसोर्सेज हर कंट्री के पास सारे हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो रिसोर्सेज आपके पास नहीं भी हैं वो रिसोर्सेज आपके देश में आते हैं और आपकी डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन 2018, 17 और 15 में आ चुका है। रोड्स हमारे यहाँ पे अच्छे से मेंटेन नहीं की जाती हैं, बंद तो जाती हैं फिर टूटी फूटी रहती हैं। रोड का सरफेस बहुत अच्छा नहीं बनता है, कम पैसे में अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, वो होता तो है नहीं, करप्शन इतना है, पैसे बचा ले जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर। नेशनल हाईवे हमारे पास इनफ नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हाईवेज होने चाहिए। रोड की कैपेसिटी हमारी इनएडिक्वेट है, हमारे पास रोड कच्ची सड़कें अभी भी हैं, हमारे पास रोड्स जो हैं कंजस्टेड हैं, स्पेशली शहरों के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, कांडला पोर्ट की कोई कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ये 2010 में आया था और 12 में आया था। ऐसे ही किसी भी पोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। कांडला पोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक लिख देना। पहला पोर्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद बना था, टाइडल पोर्ट है, मुंबई पोर्ट का वॉल्यूम कम करने के लिए बना था और नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्रीज को बहुत केटर करता है। देखो, जिसमें जितना लिखने के लिए होगा उतने ही मार्क्स का आएगा। अगर ट्यूटिकोरियन में लिखने के लिए ही 2 पॉइंट्स हैं तो वो 2 ही मार्क्स का आएगा, चिंता मत करो। अब मैप्स पे आ जाएं, जल्दी से कर ले मैप्स। चलो पहले करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट बच्चा। तो ये है आपका रामागुंडम, कौन सी स्टेट में है? यहां पे बना हुआ है तेलंगाना। ये देखो यहाँ पे रामागुंडम। ये है आपका सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ बनाओगे आप? मध्य प्रदेश में बनाओगे सिंगरौली, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है। दिस इज सिंगरौली। देन दिस इज यहाँ पे जो आसाम में बनाया हुआ है स्टार मैंने, वो है नमरूप। ये हो गए थर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नरौरा से स्टार्ट करते हैं। नरौरा यूपी के नॉर्थ में पड़ता है। दिस इज योर नरौरा। तारापुर, सारे स्टार्स कहाँ होते हैं? बॉलीवुड स्टार्स मुंबई में होते हैं। तो तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दिस इज योर तारापुर, राइट। ककरापारा नाम से लगता है साउथ में होगा, साउथ में नहीं है। ककरापारा इज गुजरात। ओ मैं गुजरात लिख लूं, ककरापारा। कलपक्कम, ये जो तमिलनाडु चेहरे जैसा दिखता है, इस चेहरे के ऊपर ये जो बिंदी है, दिस इज योर कलपक्कम। नेक्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले करते हैं हम कानपुर। कानपुर अगेन इंडिया के यूपी के बीचों बीच टाइप पड़ता है, मतलब ये अगर यूपी का सेंटर है तो आप यहां से आधा सेंटीमीटर ऊपर डॉट लगा दोगे तो वो बन जाएगा। दिस इज योर कानपुर। देन इंदौर आपका मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न कोऑर्डिनेट में पड़ता है, ठीक है, ऐसे याद करती हूं मैं तो। दिस इज कानपुर, दिस इज इंदौर, दिस इज कोयम्बटूर। बिल्कुल केरला से थोड़ा सा ही इधर है लेकिन तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर। दिस इज मुंबई, यहाँ पे भी बहुत इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि काली मिट्टी। एंड दिस इज योर सूरत, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन एंड स्टील प्लांट। बोकारो, कहां पे? बोकारो आपका है झारखंड में, तो दिस इज बोकारो। दिस इज दुर्गापुर एंड दिस इज भिल्लई। नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील प्लांट और भी हैं। ये है आपका जमशेदपुर, ये जमशेदपुर है। दिस इज योर जमशेदपुर बच्चा। विजयनगर ये रहा। सलेम है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क नोएडा कहां बनाएंगे? यूपी में बनाएंगे, दिल्ली में बना के नहीं आएंगे। दिस इज योर नोएडा। मुंबई कहाँ है? मुंबई आपको पता है कि मरीन ड्राइव है मुंबई में, तो मुंबई ये रहा, कोस्ट पे है। पुणे, मुंबई से ना 4 घंटे लगते हैं पुणे जाने में, तो पुणे पास में ही बना देना, ये रहा पुणे। गांधीनगर कहाँ है? कैपिटल है भाई गुजरात की, अहमदाबाद नहीं है कैपिटल, तो गांधीनगर ये रहा। नेक्स्ट इज योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। सारे इंपॉर्टेंट जो कैपिटल्स हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क हैं, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि बैंगलोर,
बेंगलुरु भी लिख सकते हो। जैसे कि चेन्नई, मद्रास मत लिख के आना, अब नहीं बोलते उसे मद्रास। जैसे कि त्रिवंदनमपुरम, स्पेलिंग नहीं आती है मुझे, मैं थिरू लिखूंगी बस, ठीक है, तुम याद कर लेना तुम्हारे सिलेबस में। मेजर पोर्ट्स कांडला, मुंबई, कोची एंड न्यू मैंगलोर। मुंबई कहाँ है, ये रहा, अभी बताया। कोची कहाँ है, यहाँ पे थोड़ा नीचे से ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल नीचे मत लगाना। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है, कर्नाटका में, ये रहा। अब बच्चा पोर्ट है तो बॉर्डर पे ही होगा ना, कोस्ट लाइन पे होगा। मार्मुगांव गोवा में कहीं पे भी डॉट लगा दो, गोवा है ही इतना छोटा। दिस इज मोरमुगांव। कांडला इज हियर, यहाँ पे है कांडला, ठीक है, नीचे मत लगाना गुजरात में। नेक्स्ट इज हल्दिया। हल्दिया है यहाँ पे कलकत्ता में, ओ सॉरी वेस्ट बंगाल में। पैरादीप है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में यहाँ पे है, ऊपर ऊपर ही है। चेन्नई तो पता ही है। ट्यूटिकोरिन पता ही है, ट्यूटिकोरिन नीचे, कोची से थोड़ा नीचे, इस साइड है, ईस्टर्न कोस्ट पे नीचे है ट्यूटिकोरिन। और क्या बचा, विशाखापट्टनम, यहाँ पे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल है। राजा सांसी, ऐसे नाम आ जाते हैं, राजा सांसी बताओ, तो नाम भी आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली वाला है, राजा सांसी अमृतसर वाला है, मुंबई वाला है छत्रपति शिवाजी, अमृतसर वाला ये रहा राजा सांसी, तभी मैं राजा सांसी लिख रही हूँ। दिल्ली वाला ये जो डॉट है हरियाणा के बीच में, ये दिल्ली है, राजा सांसी, ओ सॉरी IGI। और मुंबई वाला ये रहा छत्रपति शिवाजी। देन वी हैव चेन्नई वाला, चेन्नई वाला ये रहा बच्चा, ये रहा मीनामक्कम। हैदराबाद वाला ये रहा, दिस इज योर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन कलकत्ता वाला ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कूल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हमने सारे मैप और सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जब भी इस सेशन को देखें या दोस्तों को बोलें देखने के लिए, तो ज़रूर बोलना कि 1.5x स्पीड पे देखें, ताकि अच्छे से और जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें आता सब कुछ है, सिर्फ रिवाइज करना है। ऐसे और मैराथन्स आ रहे हैं इसी